तो बच्चों अब नया सेक्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल में ही, प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, है ना। तो अभी तक जो प्रोजेक्टाइल पढ़ा है वो आपके स्टैंडर्ड प्रोजेक्टाइल है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, उससे सवाल आते हैं। तो ये जो सेक्शन है इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बच्चों का अमूमन टफ लगता है इंक्लाइंड प्लेन वाला प्रोजेक्टाइल, है ना। लेकिन आप टेंशन नहीं लें, अगर आप बेसिक आपके अच्छे हैं, क्लियर हैं, जो अभी तक समझा है वो अच्छे से आता है आपको, तो ये सेक्शन भी आपको आसान ही लगेगा, टफ नहीं लगने वाला, है ना। तो देखते जाओ क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, वो सब मैं डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पर, है ना। तो जैसे कि नाम ही बता रहा है कि इंक्लाइंड प्लेन होना चाहिए। इंक्लाइंड प्लेन का मतलब जैसे कि मान लीजिए किस तरीके से आपका ये ऐसे, ये एक प्लेन सरफेस है इस तरीके से, और ये हॉरिजॉन्टल से जो प्लेन सरफेस है ये थोड़ा सा इंक्लाइंड है ना। इस तरीके से मान लीजिए कितना इंक्लिनेशन है इस प्लेन का, थीटा एंगल। तो एक ऐसी पूरी सरफेस है, जैसे मान लो बच्चों माउंटेन, तो माउंटेन की सरफेस अगर हम ऐसी मान लें तो वो कुछ ना कुछ ग्राउंड से इंक्लाइंड रहती है, उस टाइप का कुछ इंक्लाइंड प्लेन है ये। और कितना इंक्लिनेशन है इस प्लेन का हॉरिजॉन्टल से, तो थीटा एंगल का इंक्लिनेशन है। अब मान लो कि आपने नीचे से एक पार्टिकल को फेंका विद द स्पीड u, और ये जो एंगल है ये इंक्लाइंड प्लेन के साथ, आपको पता है कि अल्फा एंगल से फेंका है, लेकिन इंक्लाइंड प्लेन के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ जो इसका एंगल हो जाएगा फिर वो थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, है ना। लेकिन इंक्लाइंड प्लेन के साथ इसका एंगल अल्फा है। तो फिर ये कुछ इस तरीके का पाथ लेगा बच्चों, ऐसा, और यहां जाके फिर टकराएगा। फिर आपसे इसमें बहुत सारी चीज पूछ सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, इसकी इंक्लाइंड प्लेन में रेंज क्या है ये निकालना निकालना सिखा सकता है। तो ये बहुत सारी चीजें इससे पूछी जा सकती हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या है, जब टकराएगा तो वेलोसिटी क्या है ना। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब लेकिन ये थोड़ा सा अलग क्यों हो जाता है इंक्लाइंड प्लेन वाला, क्योंकि जब हॉरिजॉन्टल में था तब तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, हम बड़े आसानी से बता सकते थे। लेकिन जब इस इंक्लाइंड प्लेन की बात हो रही है ना, तो थोड़ी सी समस्या जाती है। अब आप बोलोगे सर तो ऐसा करते हैं हम कि हॉरिजॉन्टल से इस एंगल को थीटा मान लेते हैं, जैसा हमारा जो हमने पहले सॉल्व किया था ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में। उसके बाद यहाँ पे ये कोई कोऑर्डिनेट होगा, ये वाई होगा, ये एक्स होगा, तो हम उससे कर लेंगे। तो कई सारे बच्चे वैसे करने की कोशिश करते हैं और उससे कुछ सवाल बन भी जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उससे सवाल नहीं बनेंगे आपसे, बन जाएंगे। लेकिन कई बार दिक्कत क्या होती है इन क्वेश्चंस को करते समय, कि आपको ये हाइट जहां पे ये टकरा रहा है ये दी नहीं जाती, और ना ही आपको ये एक्स पता होता है, ना यहाँ पे टाइम पता होता है। तो आप कैसे निकालोगे फिर चीजें, फिर बच्चे फंस जाते हैं। तो अगर ऐसी कोई चीज गिवन नहीं है, अल्फा गिवन है, थीटा गिवन है, यू गिवन है, तो हमें सॉल्व करना है सारी चीजें, है ना। फिर आप वो ग्राउंड टू ग्राउंड वाला प्रोजेक्टाइल मानकर इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो आई होप आपको ये बात क्लियर होगी बच्चों, है ना। तो इसको सॉल्व करने का सबसे स्मार्ट तरीका ये है कि आप जैसे अभी प्रोजेक्टाइल को दो एक्सिस में तोड़ देते, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ही अलग तरीके से माने। देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो दो परपेंडिकुलर एक्सिस, क्योंकि मुझे अलोंग द प्लेन काम करना है, जो मेरी रेंज होगी वो अलोंग द प्लेन होगी, और इस प्लेन से जो इसकी मैक्सिमम हाइट होगी वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगी। तो क्यों ना मैं दो एक्सिस ऐसी मान लूं और फिर इसको सॉल्व करूं, जैसे मैं अभी तक दो एक्सिस को तोड़ते हुए सॉल्व कर रहा था। तो एक एक्सिस हम मान लेते हैं अलोंग द प्लेन, जिसको मैं एक्स एक्सिस बोल देता हूं, क्योंकि एक्सिस मानना तो हमारे हाथ में ना, हम तो कैसे भी एक्सिस मान सकते हैं। एक्स और वाई हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, तो दो परपेंडिकुलर एक्सिस मानना है। तो एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। वाई एक्सिस जो है वो इस प्लेन के, इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर ले लिया, और एक्स एक्सिस जो है बच्चों वो अलोंग द प्लेन ले लिया, इस तरीके से। देखो आप, तो इसमें फायदा क्या होगा अब मैं, कि जो मेरा u है वो मैं इस एक्सिस के अबाउट और y एक्सिस के अबाउट तोड़ दूंगा, u cos अल्फा और u sin अल्फा से। और इसमें जो g है, अब ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी इसमें बच्चों कंपोनेंट करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपने एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल को नहीं लिया, हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइंड प्लेन को लिया। तो आपको पता है कि जो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो तो डाउनवर्ड लगता है, और अगर ये डाउनवर्ड लगता है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसके दो कंपोनेंट करने पड़ेंगे। एक जी का ये वाला कंपोनेंट जो अलोंग वाई एक्सिस है, जो हमने वाई एक्सिस मानी हुई है, विच इज परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन, और एक अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। तो ये जो है ये जी के कंपोनेंट होंगे। अच्छा, ये जी के कंपोनेंट कितने होंगे बच्चों, तो ध्यान से देखो, ये एंगल थीटा है,
तो ये इसके परपेंडिकुलर है ना, ये वाली लाइन, तो ये 90 हो गया, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, और ये दोनों परपेंडिकुलर आपस में, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये पूरा 90 था, तो ये एंगल थीटा, देखो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल थीटा। आई होप आपको समझ में आया होगा ये एंगल कैसे निकाला हमने। तो जी का वो वाला कंपोनेंट जिसके साथ एंगल है थीटा, वो हो जाएगा जी कॉस थीटा, और जिसके साथ थीटा नहीं है वो हो जाएगा बच्चों जी साइन थीटा। यानी आप देखो ये वैसा टाइप का क्वेश्चन बन गया जिसमें वाई एक्सिस में भी एक्सेलरेशन है, और यहाँ पे जी इफेक्टिव जो है वो जी कॉस थीटा हो गया, और एक्स एक्सिस में भी एक्सेलरेशन आ गया अपोजिट डायरेक्शन में, जो कि जी साइन थीटा है, तो ए एक्स भी है। मतलब ये प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन ऐसा सवाल बन गया है अब आपका कि इसमें दोनों एक्सेलरेशन आ गए, एक्स डायरेक्शन में भी आ गए हैं, एक्स डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन आ गया है जो कि ये ए वाई है, और वाई डायरेक्शन में भी आ गया, और एक्स डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन है। लेकिन अब वाई डायरेक्शन में आपका पूरा जी नहीं है, क्योंकि अब वाई डायरेक्शन हमने चेंज कर दी है अपने किसके हिसाब से बच्चों, जो भी हमें सॉल्व करने में आसानी करेगा, है ना, हमारे प्रायोरिटी के हिसाब से हमने इसको एक्सिस को मान लिया है। तो क्योंकि हमें चीजें अलोंग द प्लेन निकालनी है और परपेंडिकुलर प्लेन निकालनी है, तो मैंने एक्स एक्सिस अलोंग द मान लिया, वाई एक्सिस को परपेंडिकुलर टू द प्लेन मान लिया, अल्फा एंगल से फेंका, तो अब मैं यू एक्स लिख सकता हूं बच्चों, तो यू एक्स अलोंग द प्लेन हो जाएगा, तो यू एक्स हो जाएगा यू कॉस अल्फा, क्योंकि ये अल्फा एंगल पर है, और एक कंपोनेंट हो जाएगा यू वाई, और यू वाई हो जाएगा बच्चों यू साइन अल्फा, है ना, जिसके साथ एंगल अल्फा है वो यू कॉस अल्फा, और ये यू वाई साइन अल्फा। अब आपसे कोई भी सवाल पूछा जाए कि इंक्लाइन प्लेन में रेंज क्या कवर किया है, ये इंक्लाइन प्लेन से कितनी मैक्सिमम हाइट पे जा रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, अब हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने एक्स और वाई एक्सिस में तीनों सभी चीजें लिख ली, इनिशियल वेलोसिटीज लिख ली, एक्सेलरेशंस लिख लिया। तो अब ये जो सवाल है वो उस टाइप का है कि आपकी दोनों एक्सिस में एक्सेलरेशन है, मतलब दोनों एक्सिस में आपको एक्सेलरेटेड मोशन सॉल्व करना पड़ेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं मान सकते। अच्छा, इसको थोड़ा सा और समझने के लिए आप ऐसा सोचो कि अगर मैं इस इंक्लाइन प्लेन को ऐसे देखूं तो आपको ये सिचुएशन और आसान दिखाई देगी। देखो एक्स एक्सिस को मैं ऐसे नीचे ले आऊं, मतलब ये मैं जो एक्स और वाई डायरेक्शन बता रहा हूं इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बना लूं, तो मुझे सॉल्व करने में थोड़ी सी और आसानी होगी, क्योंकि मुझे वो चीजें दिखाई देंगी, क्योंकि अभी तक हम ऐसे ही करते हैं ना। तो ये एक्स एक्सिस मान लिया जो अलोंग द प्लेन है, ये वाई एक्सिस मान लिया, तो अगर आप इस नजरिए से देख रहे हो इसको, तो जो आपका प्लेन है वो ऐसा हो जाएगा, देखो इस तरीके से, और बच्चों इस तरीके से, ये 90 डिग्री का एंगल है, देखो ये वाला जो 90 डिग्री, ये नीचे लाओगे तो ये 90 डिग्री वाला नीचे आ जाएगा, और ये एंगल थीटा है प्लेन से, ये आपका प्लेन है जिसपे प्रोजेक्टाइल फेंका गया है। इसको ऐसे देखकर सॉल्व करने में आसानी से सॉल्व हो जाती है चीजें, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। और ये आपने पार्टिकल को फेंका है अल्फा से, जिसकी रफ्तार u है, तो ये बच्चों कुछ ऐसे जा रहा है ना। अब यहाँ पे आपसे मैक्सिमम हाइट समझ में आ रहा है कि हाँ ये है प्लेन से मैक्सिमम हाइट, तो इसके लिए वाई एक्सिस में निकालना पड़ेगा, ये जो है ये पूरी रेंज है ना, और यहाँ पे टकराएगा इंक्लाइन प्लेन में, तो ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो इसके जो जो कंपोनेंट वो लिख लें, तो ये यू एक्स है जो यू साइन कॉस अल्फा है, ये यू वाई है जो यू साइन अल्फा है, जी जो है बच्चों वो जी ऐसे था परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड ये, बट उसको हमने दो कंपोनेंट कर लिए, तो y में भी एक एक्सेलरेशन है जो है g cos थीटा, और x में भी एक्सेलरेशन बन गया है जो है g sin थीटा, है ना। तो आई होप आपको पूरी सिचुएशन क्लियर है। अब आपको ये सवाल दे दिया जाए x में एक्सेलरेशन y में एक्सेलरेशन, तो ऐसा काम तो हम पहले भी कर चुके ना, एक्सेलरेटेड मोशन सॉल्व करना आता है हमें, तो अब हम दोनों एक्सिस में एक्सेलरेटेड मोशन सॉल्व करेंगे, और जो भी चीज पूछी जाएगी कोऑर्डिनेट या कुछ भी, वो सारी चीजें हम बता पाएंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, तो वन बाई वन करके बच्चों इसका हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं और निकालते हैं। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, ये जो प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन है ये दो प्रकार के होते हैं, मतलब इनकी दो केसेस में स्टडी की जाती है। तो पहला केस है केस फर्स्ट जो मैंने अभी आपको बताया, इसको बोलते हैं अप द इंक्लाइन, अप द इंक्लाइन, अप द इंक्लाइंड प्लेन, है ना, मतलब आपने पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका है इंक्लाइन प्लेन से। दूसरी सिचुएशन ये आएगी जब आप पार्टिकल को नीचे की तरफ फेंकोगे, ऊपर से चढ़ के नीचे, डाउन द इंक्लाइन। तो डाउन द इंक्लाइन भी हम केस 2 में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम अप द इंक्लाइन पढ़ रहे हैं, मतलब नीचे से पार्टिकल को ऊपर फेंका गया है, ऊपर से जब नीचे फेंका जाएगा तो उसको डाउन द इंक्लाइन प्लेन बोलेंगे, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसे दो केसेस में स्टडी कर सकते हैं।
अब देखो इसको जब आपने इस तरीके से रिजॉल्व कर लिया, इस तरीके से देख रहे हो, तो आप थोड़ी सिचुएशन आपको समझ में आ रही होगी। अब हम इसको सॉल्व करना चालू करते हैं और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके हिसाब से मैं आपको इसको सॉल्व कराता हूँ, है ना। सारे पैरामीटर्स हम निकालेंगे वन बाई वन, जैसे हम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में निकालते थे। स्टूडेंट अब जल्दी जल्दी से हम क्या कर लेते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में मोशन को तोड़ना ही है, आपको पता ही है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो चीजें हमें पता है वो लिख लेते हैं। तो एक्स एक्सिस वाले में हमें क्या क्या पता चल गया है, हमें इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन पता है, क्या है वो, u cos अल्फा। और x एक्सिस में हमें एक्सेलरेशन पता है, लेकिन ये नेगेटिव x एक्सिस की तरफ है। देखो अगर ये पॉजिटिव माना है तो ये नेगेटिव है, तो ax बच्चों माइनस जी साइन थीटा है ना, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। वैसे ही आपको y एक्सिस के बारे में भी कुछ चीजें पता है जो हमें लिख लेना चाहिए। सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी इन y एक्सिस, तो वो है u साइन अल्फा। और बच्चों एक्सेलरेशन इन y एक्सिस, तो वो नीचे की तरफ है तो नेगेटिव लिखेंगे, तो माइनस जी कॉस थीटा। अब वन बाई वन करके सॉल्व करते चलते हैं चीजों को, आप देखते चलिए, है ना। थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट है लेकिन आपको समझ में आता जाएगा। सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी भी टाइम में कोऑर्डिनेट बताओ, तो इस प्रोजेक्टाइल का जो अप द इंक्लाइन है, कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी, तो किसी भी टी टाइम में बच्चों इस प्रोजेक्टाइल का कोऑर्डिनेट क्या है, किसी भी टाइम पे मान लो यहाँ पर है टी टाइम में, तो आपको पता चल रहा है कि इसका एक y कोऑर्डिनेट है और इसका एक x कोऑर्डिनेट है। अगर हम यहाँ देखें तो किसी भी टी टाइम में इसका एक y कोऑर्डिनेट है और इसका एक x कोऑर्डिनेट है, तो जल्दी से निकाल लेते हैं। तो टी टाइम में जो ये हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस कवर करेगा वो x कोऑर्डिनेट है, और टी टाइम में जो ये वर्टिकल में y में जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा वो उसका y कोऑर्डिनेट है। ये हमें पता है बच्चों। तो हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि दोनों ही एक्सेलरेटेड मोशन है, तो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो जल्दी से मैं लगा रहा हूं, मैं अब यहाँ पे इक्वेशन नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूं। तो हमारा जो x कोऑर्डिनेट है, तो डिस्प्लेसमेंट इन x इन टाइम t वो x कोऑर्डिनेट हो गया, तो वो हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी ux। तो ux को डायरेक्ट लिख रहे हैं बच्चों u cos अल्फा, है ना, इनटू t, तो u cos अल्फा इनटू t, और माइनस प्लस हाफ at स्क्वायर होता है ना, लेकिन a की वैल्यू ax की वैल्यू माइनस जी है, इसलिए यहाँ बीच में माइनस आएगा, और ax की वैल्यू हो गई g साइन थीटा, है ना, माइनस साइन मैंने पहले ही ले लिया है, इनटू टी स्क्वायर। तो देखो बच्चों ये किसी भी टाइम पर x पे चलने वाला ओरिजिन से डिस्प्लेसमेंट है, इसी को तो हम बोलेंगे x कोऑर्डिनेट। तो ये आपका x कोऑर्डिनेट हो गया। अब आपसे बोला जाए कि y कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो uy हो जाएगा बच्चों u साइन अल्फा इनटू टाइम, इसमें भी प्लस हाफ at आता है लेकिन ay भी माइनस है, तो माइनस हाफ g cos थीटा इनटू टी स्क्वायर। तो ये आपका y में डिस्प्लेसमेंट चला गया है इन t टाइम फ्रॉम ओरिजिन, तो इसी को हम बोलेंगे y कोऑर्डिनेट। तो देखो बच्चों इस तरीके से आप x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। तो बड़ा ही सिंपल था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। अब आपसे पूछे कि भाई बताओ इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट निकालना भी कोई बड़ी बात नहीं है। सेकंड, अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए एट एनी टाइम t, तो डिस्प्लेसमेंट होगा, आपने x और y कोऑर्डिनेट तो निकाला ही बच्चों, तो ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, जैसे हम पहले निकालते थे, सब सेम है, अब पुराने जैसा ही है, बस यहाँ पे हम एक्सेलरेटेड मोशन सॉल्व कर रहे हैं, बस ये अंतर आया है। अब तीसरी चीज आपसे पूछ सकता है टाइम ऑफ फ्लाइट, जब यहाँ पे वापस वो इंक्लाइन प्लेन पे गिरेगा यहाँ पर, तो जितना टाइम चलेगा तो वो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा बच्चों, है ना। तो हम तीसरी चीज निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देखिए कैपिटल टी, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आपको किसको एनालाइज करना चाहिए बच्चों, हमें पता है y एक्सिस को। तो अगर हम y एक्सिस को देखें, तो y एक्सिस को देखने पे मिलता है कि uy जो है आपका बच्चों वो ये है u साइन अल्फा, ये हमारे पास लिखा हुआ है, ay जो है वो भी लिखा हुआ है माइनस जी कॉस थीटा। आपका t जो है अगर वो टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो देखो y में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, इंक्लाइन प्लेन से चला था, इंक्लाइन प्लेन पे गिर गया, तो y में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बच्चों, जीरो। तो हम बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट इन y एक्सिस इज जीरो। तो आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, तो डिस्प्लेसमेंट इन y इज इक्वल टू जीरो, दिस इज u साइन अल्फा इनटू टाइम, टाइम जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट t के बराबर है, माइनस हाफ ay है g cos थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर। तो इसको इधर लाओगे तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, हाफ g cos थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर इक्वल टू u साइन अल्फा
इंटू टाइम ऑफ लाइट, टाइम ऑफ लाइट और टाइम ऑफ लाइट का स्क्वायर कैंसल, तो यहाँ से टाइम ऑफ लाइट की वैल्यू आ गई 2u साइन एल्फा बाई जी कॉस थीटा। लो, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला ही बन गया। और मैं तो बोलता हूं बच्चों, और जनरलाइज फॉर्मूला देखो आप क्या होता है। टाइम ऑफ फ्लाइट को आप ऐसे रटो तो और अच्छा मजा आएगा आपको। ये 2 इंटू वाई कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी अपॉन वाई कॉम्पोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। देखो जी कॉस थीटा एक्चुअली वाई कॉम्पोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है। अब जब आपका पार्टिकल ऐसे जा रहा था भाई कि उसमें ऊपर जाता था और नीचे आता था, तो देखो ये मोर जनरलाइज फॉर्मूला, इसमें और आसानी से आ जाएगा। तो जो आपका यू आई है वो यू हो गया और ए वाई जो है वो जी के बराबर हो गया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाता है 2u बाई जी, ए वाई जी हो गया। तो देखो ये फॉर्मूला बन गया। अगर मैं प्रोजेक्टाइल की बात करूं तो प्रोजेक्टाइल के लिए भी ये फॉर्मूला बन जाएगा। उसमें आपका यू वाई जो था वो यू कॉस थीटा था और जो ए वाई था वो जी था, तो वहां पे टाइम ऑफ फ्लाइट लिखते थे 2u वाई, मतलब यू कॉस यू साइन थीटा है ना बेटा, कॉस थीटा नहीं, यू वाई जो था यू साइन थीटा बाई ए वाई जो है वो जी है। तो देखो ये प्रोजेक्टाइल का बन गया। और अगर ए वाई आपका इंक्लाइन प्लेन है तो ए वाई जी कॉस थीटा है, तो ए वाई जी कॉस थीटा लगा दो, तो यही फॉर्मूला किसका बन गया बच्चों, आपका इंक्लाइन प्लेन का। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये फॉर्मूला याद रखो, ये और ज्यादा जनरलाइज फॉर्मूला है, ये हर जगह अप्लाई होगा, प्रोजेक्टाइल में, मोशन अंडर ग्रेविटी में और आपका इंक्लाइन प्लेन में। 2 इंटू वाई कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनिशियल अपॉन वाई कॉम्पोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, हमेशा याद रखेंगे तो ये हर जगह वैलिड हो जाएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो अलग से आपको कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत भी नहीं है, ये याद रख लो, सारे फॉर्मूले अपने आप बन जाते हैं। तो आई होप बच्चों आपको ये क्लियर होगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट हमने कैसे निकाला। तो देखिए बच्चों, अब नेक्स्ट चीज हम क्या निकालेंगे, जैसे अब मैंने पलट दिया, मैं एक बार फिर से यहाँ पे डायग्राम बना लेता हूँ, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, चीजें क्लियर होनी चाहिए बस। तो ये आपका एक इंक्लाइन प्लेन है, एंगल थीटा पर, यहाँ से आपने पार्टिकल को यू रफ्तार से फेंका अल्फा एंगल पर। तो ये बच्चों ऐसे जाएगा, तो ये एक मैक्सिमम हाइट भी कवर करेगा यहाँ पर, जिसको हम बोलेंगे एच मैक्स, क्योंकि इसको एक्स एक्सिस मान लिया हमने, ये परपेंडिकुलर वाले को वाई एक्सिस मान लिया है। और आपको पता है चारों चीजें कि इसके एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी जो है वो u cos अल्फा है, y कंपोनेंट की वेलोसिटी जो है वो u sin अल्फा है, और इसमें x में जो एक्सेलरेशन है वो g sin थीटा है, और जो y में एक्सेलरेशन है वो g cos थीटा है ना। ये सब हम निकाल चुके हैं पहले। तो अब इसको फिर से करते हैं और ये मैक्सिमम हाइट निकालने की कोशिश करते हैं। तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए भी आपको y का सहारा लेना पड़ेगा। अब देखिए, तो हम यहाँ पे लिखें, तो हमने अभी तीसरी चीज निकाली थी टाइम ऑफ फ्लाइट, फोर्थ अगर हम एच मैक्सिमम की बात करें, मैक्सिमम हाइट है ना बच्चों, तो मैक्सिमम हाइट के लिए भी फिर से किसका सहारा लेना पड़ेगा आपको, वाई एक्सिस को हम सॉल्व करते हैं। तो यू वाई हमें पता है यू साइन अल्फा, बच्चों ए वाई भी पता है कितना होता है, माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, माइनस जी कॉस थीटा है ना, ये आपका ए वाई है। और अगर हम देखें यहाँ पर, तो मैक्सिमम हाइट पे जो वाई में वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी फाइनल, सिर्फ एक्स वाली वेलोसिटी बचेगी, लेकिन वो भी चेंज हो रही है यहाँ पर, सेम नहीं है ना, तो ये बात ध्यान में रखना। तो वी वाई आपका जीरो है, और जो आपका यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा वाई में, वही एच मैक्स के बराबर होगा। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं बहुत आसानी से, तो वो लिखेंगे वी वाई स्क्वायर, तो वी वाई स्क्वायर जीरो माइनस यू वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस, प्लस नहीं, इक्वल्स टू 2ay, तो ay है बच्चों माइनस जी कॉस थीटा इंटू एच मैक्स, एस वाई जो है वो एच मैक्स है। तो यहाँ से माइनस और माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और यहाँ से बच जाएगा आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, और ये जो 2g कॉस थीटा ये नीचे आ जाएगा, और ये आपका एच मैक्स हो जाएगा। अब देखो तो एच मैक्स का फॉर्मूला क्या बना बच्चों, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाई 2g कॉस थीटा। और मैं तो आपको ये बोलता हूँ कि इसको ऐसे याद रखो, इस फॉर्मूले को, तो और अच्छा होगा, ये और जनरलाइज फॉर्मूला है, इसको याद रखोगे तो सारे फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है, मोशन अंडर ग्रेविटी और प्रोजेक्टाइल तो वैसे भी बन जाएगा आपसे। इसको हम लिखेंगे यू वाई का स्क्वायर डिवाइड बाई 2ay, देखो बच्चों यू वाई स्क्वायर अपॉन 2ay याद रखो। तो जब आप क्या करोगे कि प्रोजेक्टाइल की बात करोगे, तो जैसे ये ऊपर से नीचे आएगा,
तो इसमें जो मैक्सिमम हाइट है वो आप निकाल सकते हो, क्योंकि इसमें यू वाई जो है वो यू के बराबर है, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2ay। ay की वैल्यू बच्चों इसमें g होती है, तो ये हो जाएगा 2g। और मैं तो कहता हूं अगर आप प्रोजेक्टाइल के लिए यूज कर रहे हो तो एंगल थीटा पर, तो यहाँ पे जब मैक्सिमम हाइट निकालोगे तो यहाँ पे यू वाई जो है वो होगा यू साइन थीटा, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा डिवाइड बाई, इसमें ए वाई जो है वो जी के बराबर होता है, तो ये 2g हो जाएगा। देखो इसी फॉर्मूले से आपका मोशन अंडर ग्रेविटी भी निकल आता है, इससे प्रोजेक्टाइल भी निकल आता है, इसलिए ये फॉर्मूला याद रखो। और इससे आपका ये तो बन ही रहा है, कौन सा वाला बच्चों, प्रोजेक्टाइल वाला, इंक्लाइन प्लेन वाला, तो इससे सारी चीजें आ जाएंगी आपकी, है ना। तो एक फॉर्मूला याद रखो और बाकी कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बस देख लेना कि यू वाई की जगह क्या है, ए वाई की जगह क्या है, अपने आप आंसर आते जाएंगे आपके, है ना बच्चों। तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। दिस इज द मोर जनरलाइज फॉर्मूला। फिर आपसे पूछ सकता है कि किसी भी टी टाइम पे बच्चों अगर इसकी वेलोसिटी वी है तो इसकी वेलोसिटी वी क्या है, और अगर ये एक्स और वाई वेलोसिटी देखें तो इसका एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ मतलब इंक्लाइंड प्लेन के साथ एक्स एक्सिस के साथ कितना है, बीटा। तो आपसे बीटा पूछ सकता है, स्पीड पूछ सकता है, तो वो भी हम निकाल लेते हैं जल्दी से। तो आपको पता है किसी भी टाइम पर इस पे दो वेलोसिटी होंगी, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। अब एक्स कंपोनेंट कांस्टेंट नहीं है, एक्स में भी एक्सेलरेशन है, तो वीएक्स भी अलग आएगा, है ना बच्चों, ये बात ध्यान देना। तो पांचवी चीज आपसे पूछी जा सकती है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम टी, तो वो भी हम निकाल लेते हैं बच्चों, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज ux प्लस ax इंटू टी, किसी भी टाइम t में यही होगा x की वेलोसिटी, तो x की वेलोसिटी लिखेंगे, ux क्या है बच्चों आपका u cos अल्फा, ये हम जानते हैं, और ax कितना है बच्चों, ये है माइनस जी साइन थीटा, है ना, इनटू टाइम। तो ये आपका बच्चों vx हो गया, वेलोसिटी एट टाइम t इन x डायरेक्शन। फिर vy निकाल लो, तो y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट टाइम t इज uy प्लस ay इंटू टी। तो हम यहाँ पे vy लिख लेंगे बच्चों uy, तो uy है u साइन अल्फा माइनस जी कॉस थीटा इंटू टी। अब vx और vy मिल गया, तो वेलोसिटी एट एनी टाइम, स्पीड एट एनी टाइम t, वो हो जाएगा बच्चों vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। अब मैं एक्सप्रेशन नहीं निकाल रहा हूँ, ये निकालना आपको आता है, जब न्यूमेरिकल डाटा आएगा तो ये आसानी से कुछ नंबर्स आएंगे तो उनके स्क्वायर करके ऐड कर देना, तो आंसर मिल जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पे वेरिएबल के फॉर्म में इसको नहीं लिख रहे हैं। हाँ ये जरूर लिख लेते हैं कि tan बीटा अगर लिखेंगे हम, तो दिस इज tan बीटा इज परपेंडिकुलर vy अपॉन vx, तो ये आप vy अपॉन vx से निकाल लेना। तो आई होप आप ऐसे vy और vx जब निकाल लोगे तो उनका रेशियो लोगे तो वो tan बीटा के बराबर होगा, वहां से आपका एंगल विद द एक्स एक्सिस निकल आएगा, है ना बच्चों। तो आई होप आपको वेलोसिटी भी एट एनी टाइम निकालना आया होगा, उसका स्पीड और उसकी डायरेक्शन। तो ये भी आप जल्दी से नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और अब हम रेंज की बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे रेंज की, है ना। फिर से डायग्राम नहीं है यहाँ पर, तो मैं डायग्राम बना देता हूँ जल्दी से। तो ये आपका एक इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लिनेशन है एंगल थीटा पर, यहाँ से आपका पार्टिकल फेंका गया यू रफ्तार से अल्फा एंगल से, तो ये यहाँ पर इस तरीके से जा रहा है। तो ये जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में दूरी कवर कर रहा है, मतलब इंक्लाइन प्लेन में ग्राउंड पे टकराने से पहले, प्लेन से टकराने से पहले वो जो डिस्टेंस कवर करेगा, तो हमने इसको x माना है और इससे परपेंडिकुलर वाले को y माना है। तो आपको ये रेंज निकालना है। तो यहाँ पे बच्चों हमें चार चीजें जो पता है वो जल्दी से लिख लेते हैं। ये आपका u cos अल्फा, ये ऊपर वाला आपका u sin अल्फा, ये आपका नीचे वाला g cos थीटा, और आपका इधर वाला g sin अल्फा, g sin थीटा, सॉरी अल्फा नहीं, है ना। अब हम निकालते हैं बच्चों रेंज। तो सिक्स्थ पैरामीटर जो आपसे पूछा जाता है वो है रेंज। तो देखिए रेंज कैसे निकालेंगे। तो रेंज के लिए आपको पता है कि एक्स एक्सिस को एनालाइज करना पड़ेगा। तो एक्स एक्सिस में हमें क्या क्या पता है वो हम लिख लेते हैं पहले। यू एक्स हमें पता है यू कॉस अल्फा, हमें ए एक्स पता है कितना होता है बच्चों, ए एक्स माइनस जी साइन थीटा। टाइम जो है, तो जब ये टकरा चुका है तब का डिस्टेंस पूछा है, तो टाइम जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर है, टाइम ऑफ फ्लाइट हम निकाल चुके हैं। और एक्स में जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा उसी को हम रेंज बोल रहे हैं।
तो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स इक्वल्स टू या एस एक्स बोलोगे तो रेंज है आर। तो सेकंड में इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लो बच्चों, एस एक्स इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। तो जब आप डिस्प्लेसमेंट रेंज निकाल रहे हो तो यू एक्स है यू कॉस अल्फा इंटू टाइम जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पर माइनस हाफ, माइनस क्यों, क्योंकि ए एक्स माइनस जी, तो ये माइनस जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर, है ना, ये हमें पता है। अच्छा अब थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व करना है, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू हमें पता है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट देखो दोनों में कॉमन है, उसको कॉमन निकाल के लिख लो, तभी इसका सॉल्यूशन सॉल्यूशन करने में आसानी होगी, नहीं तो फिर आप फंस जाओगे। इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ वैसे करो। तो u cos अल्फा माइनस हाफ g साइन थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, ये याद रखो। अब ये बन गया बच्चों, ये रेंज का मेन इक्वेशन आ गई, लेकिन इसको सॉल्व करना बाकी है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू रखेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आप जानते हो 2u बाई ए वाई, तो यू वाई है u साइन अल्फा, तो 2u साइन अल्फा डिवाइड बाई ए वाई है g cos थीटा, है ना बच्चों, ये हम सभी को पता है, अभी निकाला भी है टाइम ऑफ फ्लाइट। अब ये टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आप ऊपर रेंज में पुट करो। अब ध्यान देना, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बता देना। तो 2u साइन अल्फा डिवाइड बाई जी कॉस थीटा, ब्रैकेट हमने लगा लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू रख दी, यहाँ पे आएगा कितना, u cos अल्फा माइनस हाफ जी साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई टाइम ऑफ फ्लाइट, और टाइम ऑफ फ्लाइट है 2u साइन अल्फा बाई जी कॉस थीटा। देखो बच्चों इतना आ गया, तो यहाँ से जो चीजें कट रही हैं वो तो काट दो भाई, तो 2 और ये 2 गया, g और ये g गया, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं, बाकी सब अब लिखते चलो। तो चलिए भाई लिखते चलते हैं। तो अब यहाँ पे आ जाए हम, तो ये हो गया बच्चों आपका रेंज, और अब रेंज की वैल्यू यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से देखो बच्चों एक चीज और कॉमन आ जाएगी, u को भी कॉमन ले लो। देखो यहाँ भी u है, यहाँ भी u है, तो u कॉमन ले लो, तो u पहले बाहर था, एक और u आया, तो ये u स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ध्यान देना, नहीं तो कोई चीज मिस ना हो जाए, बस इतना ध्यान रखना, नहीं तो फिर ये सॉल्व नहीं होता, आता नहीं इसका आंसर। तो ये cos थीटा है, नीचे g cos थीटा है, अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचा है, u तो मैंने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे cos अल्फा बचा है। अच्छा एक काम करो, इसका एलसीएम ले लो, तो cos थीटा जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos अल्फा इंटू cos थीटा माइनस ये है बचेगा बच्चों sin अल्फा इंटू साइन थीटा, तो sin अल्फा इंटू साइन थीटा, और डिवाइड बाई एलसीएम लिया था क्या आपने, cos थीटा, तो डिवाइड बाई cos थीटा कर दो, है ना। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा ट्रिग्नोमेट्री का, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा हूँ, सिंस लिख लेते हैं, और ये फॉर्मूला अलग से लिख लो। cos a, जिन बच्चों को नहीं बताया उनको मैं बता रहा हूँ, cos a cos b माइनस sin a sin b, sin a sin b जो होगा वो होता है बच्चों cos a प्लस b, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे लेट सपोज मान लो कि a की वैल्यू थीटा है और b की वैल्यू जो है अल्फा है, क्योंकि प्लस है कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी a किसी को भी b मान लो। तो थीटा अगर a थीटा है और b अल्फा है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, cos थीटा cos अल्फा माइनस sin थीटा sin अल्फा, देखो यही तो आ रहा है, cos अल्फा cos थीटा माइनस sin अल्फा sin थीटा, तो इसको आप लिख सकते हो cos a प्लस b, मतलब थीटा प्लस अल्फा। तो इस पूरे जो न्यूमरेटर में है उसको cos थीटा प्लस अल्फा से रिप्लेस कर सकते हो फॉर्मूला लगा के, है ना। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो जो रेंज आएगा अब वो आ गया 2u स्क्वायर साइन अल्फा, और ये पूरी चीज बच गई बच्चों कितना, cos थीटा प्लस अल्फा डिवाइड बाई यहाँ पर नीचे cos थीटा, और cos थीटा इंटू जी cos थीटा, तो ये होगा g cos स्क्वायर थीटा। देखो तो दिस इज द रेंज
फॉर्मूला ऑफ रेंज ऑन अप द इंक्लाइन। तो अप द इंक्लाइन प्लेन में ये रेंज का फॉर्मूला है बच्चों। जब आप अप द इंक्लाइन जाते हो तो इस तरीके से रेंज निकालना पड़ता है। तो अच्छा खासा फॉर्मूला है, लंबा फॉर्मूला है, ध्यान में दे रहा हो, आप दे रहे होगे। लेकिन ये फॉर्मूला मैं आपको बोल रहा हूँ रटने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपको प्रोसेस तो पता है। फॉर्मूला रटने से अच्छा है ये प्रोसेस अपना लेना। आप यूएक्स निकाल लेना, एएक्स निकाल लेना, टाइम ऑफ फ्लाइट की न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, रेंज की न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करेंगे तो आसानी से आंसर आ जाएगा। ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये तो इस फॉर्मूले के लिए हमने करना पड़ा। तो आप बोलोगे सर कि फिर फॉर्मूला ही क्यों निकलवाया, आप न्यूमेरिकल करा देते। फॉर्मूला निकलवाते ही नहीं ना, हमें क्यों परेशान कर रहे हो। ये फॉर्मूला निकालने का दूसरा कारण है। एक्चुअली में यहाँ पर जैसे कि हमने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में मैक्सिमम रेंज की बात की थी, तो यहाँ पे भी हमें मैक्सिमम रेंज चाहिए। अगर हम ये अल्फा चेंज करेंगे, थीटा तो फिक्स है इंक्लाइन प्लेन का, अगर मैं अल्फा चेंज करूंगा तो अलग अलग रेंज मिलेगी। तो मैक्सिमम रेंज किस अल्फा पे मिलेगी वो निकालना था, और उसके लिए ये फॉर्मूला निकालना बहुत बड़ा जरूरी था। इसलिए मैंने ये फॉर्मूला ड्राइव करके बताया आपको। बाकी मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं आपको फालतू में परेशान करूं, है ना। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि फॉर्मूला रटने की जरूरत भी नहीं है। अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज आएंगे, डाटाज आएंगे, तो आप बहुत आसानी से ये सॉल्व करके, न्यूमेरिकल को सॉल्व करना ज्यादा आसान होगा, इससे कहीं ज्यादा आसान होगा, क्योंकि उन सब में ये सब नहीं करना पड़ेगा आपको, ये कोई ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन ये फॉर्मूला मैंने निकलवाया इसलिए, इस वजह से, ताकि आपको अगर एक चीज और पूछी जाए दैट इज मैक्सिमम रेंज, तो उसको कैसे निकालते हैं वो आपको समझ में आए। इसलिए मैंने बच्चों यहाँ पे ये रेंज का फॉर्मूला एक्सप्रेशन निकाला है। और कई बार तो ये एक्सप्रेशन डायरेक्टली आया हुआ है, तो कम से कम आप एक बार आपको अगर एक बार देखा हुआ है तो आप उसको टिक कर सकते हैं डायरेक्टली, है ना। इसलिए ये थोड़ा सा निकालना जरूरी होता है, इसलिए मैंने आपको निकलवाया है। तो आई होप आप मेरी बातें समझ पा रहे हो। तो बच्चों अब हमें मैक्सिमम रेंज निकालना है ना। मैक्सिमम रेंज कैसे निकालेंगे, क्या है कि ये थीटा तो फिक्स है, अल्फा वेरी कर रहा है, तो अल्फा कोई ऐसा एंगल जरूर होगा, कोई अल्फा ऐसा जरूर होगा जिस एंगल पर ये मैक्सिमम रेंज कवर करे। अगर यू को फिक्स किया जाए तो वो हमें मैक्सिमम रेंज निकालना है। जैसे कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल पे वो एंगल 45 डिग्री होता था, लेकिन ये इंक्लाइन प्लेन में कुछ अलग एंगल होगा, देखते हैं वो क्या एंगल है, तो उसको हमें निकालना। अच्छा कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखो, रेंज का मैक्सिमम निकालना है विद रेस्पेक्ट टू अल्फा। अल्फा के रेस्पेक्ट में आपको रेंज का मैक्सिमम निकालना है। अब हमें बेसिक डिफरेंशिएशन आता है बच्चों, मैक्सिमम मिनिमम वाला एप्लीकेशन याद करो। अगर आपको मैक्सिमा या मिनिमम निकालना है तो आपको dy बाई डी एक्स एक बार डिफरेंशिएशन करके 0 कर देना चाहिए था, तो y का मैक्सिमम निकल आता था, है ना बच्चों, याद होगा आपको, ये बेसिक मैथ्स में हमने पढ़ा था। तो यहाँ y जो है उसकी जगह लेता है जिसका मैक्सिमम निकालना है, तो हमें रेंज का मैक्सिमम निकालना है, इसलिए y की जगह dr आएगा, और जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है मैक्सिमम वो x की जगह आता है, तो अल्फा के रेस्पेक्ट में निकालना है, इसलिए विथ रेस्पेक्ट टू डी अल्फा। तो रेंज को आप डिफरेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू अल्फा इक्वल्स टू 0 करो, तो आपको मैक्सिमम रेंज मिलेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर मैक्सिमम रेंज dr बाई डी अल्फा मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो ये आप पुट कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चों इसको अब हम डिफरेंशिएट करते हैं। अब आप ध्यान से देखो, जब आप इसको डिफरेंशिएट करने जाओगे तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे। अल्फा वेरिएबल है, यू जी थीटा ये सब कांस्टेंट है, तो जो चीजें कांस्टेंट है उसको आपको बाहर लेना चाहिए। तो रेंज से क्या क्या बाहर आ जाएगा बच्चों डिफरेंशिएशन से, 2u² डिवाइड बाई जी कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, ये पूरा चीज बाहर आ जाएगी। और यहाँ पे d इंटू डी अल्फा, बाकी बचा हुआ अंदर आएगा बच्चों जो अल्फा का फंक्शन है, तो आप यहाँ पे लिखोगे साइन अल्फा मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा प्लस अल्फा, है ना, ये हमने लिख दिया और इक्वेट टू 0 कर दिया। अब जो बच्चों डिफरेंशिएशन के बाहर आया है वो उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, है ना, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। तो सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो साइन अल्फा का डिफरेंशिएशन आप जानते हो कॉस अल्फा होता है, मल्टीप्लाइड बाई सेकंड इक्वेशन वैसा का वैसा, तो कॉस थीटा प्लस अल्फा, फिर यहाँ पे बीच में प्लस साइन लगाते हैं बच्चों। अब यहाँ पे साइन अल्फा ज्यों का त्यों सेकंड का, तो कॉस का होता है बच्चों माइनस साइन, तो माइनस साइन, और यहाँ पे हो जाएगा
अल्फा की जगह थीटा प्लस अल्फा है तो थीटा प्लस अल्फा लिख दो, मल्टीप्लाइड बाई थीटा प्लस अल्फा का डिफरेंशिएट, थीटा कांस्टेंट 0, अल्फा का 1, तो मल्टीप्लाइड बाई 1 होगा, चेन रूल लगाए तो 1 को लिखने की जरूरत है नहीं, तो ये इक्वल्स टू 0 हो गया। ठीक है बच्चों, अब इसको अगर फर्दर ओपन करेंगे हम तो ये आ गया कॉस अल्फा मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा प्लस अल्फा, और ये माइनस आ जाएगा बीच में बच्चों, और ये हो जाएगा साइन अल्फा और साइन थीटा प्लस अल्फा। अब देखो ये फिर से कुछ ऐसी इक्वेशन दिखाई दे रही है आपको, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, देखो देखो देखो, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो इसको कॉस ए प्लस बी लिखा जा सकता है, यानी कि ये लिखा जा सकता है ए की जगह अगर आप अल्फा ले लो तो अल्फा प्लस थीटा, बी की जगह थीटा प्लस अल्फा, तो ए प्लस बी, तो अल्फा प्लस थीटा प्लस अल्फा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों, 0। अब आप बताओ, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, थीटा प्लस 2 अल्फा है ना, तो ये कॉस थीटा प्लस 2 अल्फा हो जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा इक्वल्स टू 0। अब आप ध्यान से देखो, कॉस का कोई भी एंगल हो, कॉस ऑफ एंगल इक्वल्स टू 0, तो एंगल की वैल्यू क्या होती है बच्चों, आपको पता है 90 डिग्री, पाई बाई 2, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसकी वैल्यू पाई बाई 2 होगी, तो कॉस ये पूरी चीज 0 हो जाएगा, है ना, ये हमें पता है। तो कॉस का जो एंगल है वो एंगल 90 होना चाहिए, मतलब पाई बाई 2 होना चाहिए, तो थीटा प्लस 2 अल्फा जो होना चाहिए वो पाई बाई 2 होना चाहिए। तो यहां से आप अल्फा की वैल्यू निकाल पाओगे जिस अल्फा पर मैक्सिमम रेंज मिलेगा, तो थीटा उधर जाएगा तो बच्चों माइनस हो जाएगा, तो और 2 से डिवाइड होगा, तो पाई बाई 2 जो है वो पाई बाई 4 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बच्चों, थीटा को उधर ले गया फिर 2 से डिवाइड किया, तो पाई बाई 2 था ही, 2 और डिवाइड हुआ तो पाई बाई 4 हो गया, माइनस थीटा गया था तो माइनस थीटा था, और बाई 2 अल्फा से 2 डिवाइड किया था तो थीटा बाई 2 हो गया। तो ये आपका जो अल्फा की वैल्यू है, इस अल्फा की वैल्यू पर आपको मैक्सिमम रेंज मिलेगा। तो अब आप समझ चुके हैं कि अल्फा की क्या वैल्यू होनी चाहिए जिस पर रेंज की वैल्यू आपको मैक्सिमम मिलती है, तो अल्फा की वैल्यू होनी चाहिए पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, याद रखेंगे बच्चों, है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा डेरिवेशन याद नहीं रखना ये, लेकिन रिजल्ट याद रखना, ये कई बार ऐसे डायरेक्टली पूछा जाता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि मैक्सिमम रेंज जो है अप द इंक्लाइन में, अप द इंक्लाइन में वो पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 पर मिलता है। अल्फा की वैल्यू पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 होनी चाहिए, तब जाकर आपको मैक्सिमम रेंज मिलेगा। अच्छा, मैक्सिमम रेंज की क्या वैल्यू होगी वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 रखनी पड़ेगी। तो चलिए हम उसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, अब हम मैक्सिमम रेंज निकालना चाहते हैं। मैक्सिमम रेंज कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास जो रेंज का फॉर्मूला आया था वो हम एक बार यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं क्योंकि पीछे लिखा हुआ है। तो रेंज का फॉर्मूला था 2u स्क्वायर साइन अल्फा मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा प्लस अल्फा, है ना बच्चों, थीटा प्लस अल्फा, और डिवाइड बाई आपका जी कॉस स्क्वायर थीटा। और मैंने आपको बताया कि फॉर मैक्सिमम रेंज, फॉर मैक्सिमम रेंज हमने प्रूफ किया कि अल्फा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बच्चों, पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। अब मैक्सिमम रेंज निकालने के लिए अल्फा की वैल्यू आप रेंज में ये रख दो, पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, तो मैक्सिमम रेंज निकल आएगा, है ना। तो बच्चों अगर हमें मैक्सिमम रेंज की वैल्यू चाहिए तो हमें कैसे निकालना चाहिए, देखिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मैक्सिमम रेंज आर मैक्स, और आर मैक्स की वैल्यू लिखेंगे 2u स्क्वायर साइन अल्फा। अच्छा, अल्फा की जगह तो ये वैल्यू डालनी है पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, है ना बच्चों, और यहाँ पे कॉस, और ये है थीटा माइनस थीटा प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू रखनी है पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, देखो हमने रख दिया अल्फा की वैल्यू, और डिवाइड बाई नीचे तो ये चल ही रहा है जी कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। चलिए बहुत अच्छे, ये बात भी हमें समझ में आ गई। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पे एक स्टेप और लिख लेते हैं, 2 साइन, ये अंदर बचा पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, और ये कॉस, देखो बच्चों थीटा माइनस थीटा बाई 2, थीटा माइनस थीटा बाई 2, तो ये थीटा बाई 2 बचेगा, और ये पाई बाई 4 है ही, तो पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 बचेगा बच्चों। देखो थीटा माइनस थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 आएगा, और पाई बाई 4 है ही, तो मैं पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 लिख रहा हूँ, है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये जी कॉस स्क्वायर थीटा,
देख लेना बच्चों, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक बस नहीं होना चाहिए, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा फिर, है ना। अब आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हो बच्चों, है ना। अगर आप ध्यान से देखें तो क्या फॉर्मूला लग सकता है, ये देखो 2 साइन, ये पूरी वैल्यू अगर आप इसको a मान लो और ये cos b मान लो, तो 2 साइन a cos b, उसका आप फॉर्मूला लगा सकते हो। तो 2 साइन a cos b का फॉर्मूला होता है बच्चों साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, अगर आपको पता है ना। ये मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो किसी प्रकार का। अगर आपके पास 2 साइन a cos b, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है ना, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो इसका फॉर्मूला होता है साइन a प्लस बी, और बच्चों यहाँ पे होगा प्लस साइन a माइनस बी। तो आप ऐसा सोचो कि ये पूरी चीज जो है, मतलब a की वैल्यू जो है वो π/4 माइनस θ/2 है, और b की वैल्यू जो है वो π/4 प्लस θ/2 है ना। अब ये फॉर्मूला आप अप्लाई करो तो देखो मैक्सिमम रेंज का वैल्यू अब क्या आएगा बच्चों, आपको क्या दिखाई देगा, ये 2 है, 2 साइन a cos b को ऐसे लिख रहे हैं, है ना। तो 2 हट जाएगा बच्चों, तो देखो ये हो जाएगा r max इज इक्वल्स टू u स्क्वायर, 2 तो गया, ब्रैकेट लगा लो, साइन a की वैल्यू है π/4 माइनस θ/2 प्लस b की वैल्यू है π/4 प्लस θ/2, फिर बच्चों प्लस साइन a माइनस बी, तो a की वैल्यू है π/4 माइनस θ/2 माइनस b, तो ये दोनों में माइनस आ जाएगा, और b की वैल्यू है π/4, तो माइनस और माइनस 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 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और माइनस θ/2, है ना बच्चों। और डिवाइड बाई जो चल रहा था वो तो चलेगा ही साथ में, g cos स्क्वायर थीटा। इसके बाद आप ध्यान से देखो तो यहाँ से θ/2 और θ/2 कट जाएगा, माइनस प्लस θ/2 है ना, तो वो कट जाएगा। वैसे यहाँ से π/4 और ये π/4 कट जाएगा, तो क्या बचा देखो, सिंप्लीफाई होने के बाद ब्रैकेट में देखो बच्चों क्या बचा, ये बचेगा साइन π/2, π/4 प्लस π/4, तो हो जाएगा π/2, फिर बीच में प्लस साइन, और बच्चों ये बचेगा साइन θ/2, तो इससे ये हो जाएगा माइनस साइन, मतलब साइन माइनस थीटा हो जाएगा, माइनस π/2 दोनों ऐड हो गए, माइनस थीटा हो जाएगा, और जी कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा ना बच्चों। तो एक काम करते हैं, आप ये जो है कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये हो जाएगा यू स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 1, और साइन माइनस थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा, है ना। साइन माइनस थीटा को माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं, ये आपको पता होगा। और कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो जी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो और सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसे करेंगे भाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा यू स्क्वायर, ये बचेगा 1 माइनस साइन थीटा, और ये देखो ये 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसको लिख सकते हो 1, मतलब जी का मल्टीप्लाई तो है 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस साइन थीटा। देखो ऐसा लिख सकते हो आप, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को ऐसा लिखा जा सकता है, तो 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा दोनों कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली जो आपकी मैक्सिमम रेंज की वैल्यू आई, वो मैक्सिमम रेंज की वैल्यू बच्चों कितनी आई देखिए, तो मैक्सिमम रेंज आर मैक्स आया अब द इंक्लाइन प्लेन के लिए यू स्क्वायर बाई जी 1 प्लस साइन थीटा। तो दिस इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो आपको ये डेरिवेशन याद नहीं रखना है, डेरिवेशन नहीं पूछने वाला आपको कोई, वो तो पूरा सॉल्व करा देता हूँ क्योंकि बच्चे पूछते हैं कि सर कैसे आया, है ना। बाकी आपको ये याद रखना है, ये एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है मैक्सिमम रेंज का, है ना। तो ये याद रखेंगे, और अल्फा की वैल्यू याद रखेंगे कि π/4 माइनस θ/2 पे मैक्सिमम रेंज होता है ना। बाकी ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, और रेंज तो वैसे भी नहीं निकालना, उसका तो फॉर्मूला भी याद नहीं रखना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करते हो तो रेंज बहुत आसानी से निकल आता है, प्रोसेस याद रखना है, ठीक है। बाकी इनके फॉर्मूले याद रखना, क्योंकि जब ये पूछा जाएगा तो ये फॉर्मूले लगाकर आपको आंसर देना पड़ेगा। तो मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला होता है अब द इंक्लाइन के लिए यू स्क्वायर बाई जी ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, है ना बच्चों। और वहां पर आपका
जो मैक्सिमम रेंज के लिए अल्फा की वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए π/4 माइनस θ/2। तो आई होप बच्चों आपको ये क्लियर होगा, समझ में आया होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट अप द इंक्लाइन प्लेन, है ना। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन का पहला पार्ट था। अब ऐसी ही सारी एनालिसिस हमें सेकंड पार्ट की करनी है, दैट इज डाउन द इंक्लाइन प्लेन। तो इसको आप जल्दी से नोट करो, हम नेक्स्ट पेज पे डाउन द इंक्लाइन प्लेन केस नंबर 2 करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम केस नंबर 2 आप लिखेंगे यहाँ पर। अब ये जो केस है ये मैं बहुत जल्दी जल्दी बताऊंगा, क्योंकि अब आप बेसिक्स जान चुके हो अब द प्लान पे, वैसी ही चीजें हैं, बस थोड़ा सा अंतर आएगा। तो वो अंतर मैं आपको समझा दूंगा, बाकी निकालना अब आपको है ना। तो सेकंड केस है डाउन द इंक्लाइन प्लेन। अब डाउन द इंक्लाइन प्लेन का क्या मतलब है भाई, कि आपका जो अब प्रोजेक्टाइल है बच्चों, वो इस तरीके से एक इंक्लाइन प्लेन पर ऐसे है। जो प्लेन का इंक्लिनेशन है वो तो फिक्स होता है, तो वो मान लो थीटा है। अब आप पार्टिकल ऊपर से नीचे फेंकोगे, पहले आपने नीचे से ऊपर फेंका था, तो ये फेंकोगे आप मान लो u रफ्तार से, और कितने एंगल पे फेंकोगे बच्चों, लेट्स सपोज अल्फा। तो ये पार्टिकल आपका कुछ इस तरीके से मोशन करेगा, है ना। ये आपको समझ में आता है। अब इसमें भी वही चीज कि आपको ये पूरे मोशन को कैसे तोड़ना पड़ेगा भाई, एक तो अलोंग द इंक्लिनेशन और एक परपेंडिकुलर टू द इंक्लिनेशन। तो ये जो परपेंडिकुलर टू द इंक्लिनेशन वाला है बच्चों, इसको आप y एक्सिस मान लो, और अलोंग द इंक्लिनेशन, तो देखो मैंने नीचे तरफ x एक्सिस माना है ना, तो ये वाली, अब ये नीचे की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन है, मतलब यहाँ पे अगर आप बनाओगे तो ये ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव है, ये नीचे की तरफ मैंने पॉजिटिव x एक्सिस ले लिया है, तो ये पॉजिटिव है, ऊपर की डायरेक्शन नेगेटिव है ना। साइन कन्वेंशन ध्यान देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। और नीचे की तरफ नेगेटिव है, ठीक है। उसी हिसाब से हम सारे साइंस लिखेंगे यहाँ पर। चलिए, तो ये आपको समझ में आएगा। उसके बाद फिर आप देखो यहाँ पे क्या कंपोनेंट कर सकते हो बच्चों। पहला तो आप u के कंपोनेंट कर सकते हो, ये जो u है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट जो आपका ux है, तो ux हो जाएगा बच्चों u cos अल्फा। और एक कंपोनेंट ये है बच्चों uy, तो ये हो जाएगा u sin अल्फा, है ना। ये सब आपको पता है, इस तरीके से लिख सकते हो। इसके बाद आपका एक्सेलरेशन लग रहा है g, वो नीचे की तरफ लग रहा है, तो फिर से वही बात, अगर ये g को देखो तो ये 90 है, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा है ना। तो ऐसे आप एंगल निकाल लोगे। ये देखो ऐसे नीचे इसको वर्टिकली करोगे तो ये 90 आएगा, ये थीटा आएगा, तो ये 90 माइनस थीटा आएगा, तो ये थीटा आ जाएगा वापस। तो g के भी दो कंपोनेंट है, एक इस साइड g cos थीटा, और एक इस डायरेक्शन में along द डायरेक्शन ऑफ ux, पॉजिटिव डायरेक्शन में, है ना। तो ax अब पॉजिटिव है बच्चों, जब डाउन द इंक्लाइन प्लेन आ रहा है, तो g sin थीटा है वो, है ना। और u जो ay है वो तो नेगेटिव है, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये सारी चीजें लिख ली, ये सब चीजें हम जानते हैं। अब आपको किसी भी टाइम पर इसका x कोऑर्डिनेट पूछा जाए, y कोऑर्डिनेट पूछा जाए, तो वो लिख सकते हो, वो हमने पहले भी लिखना सिखाया है। तो फर्स्ट इसमें कोऑर्डिनेट्स, ये केस नंबर 2 है ना बच्चों, कोऑर्डिनेट्स। तो हमें अगर कोऑर्डिनेट्स निकालना है तो आपको पता है कि दोनों ही तरफ मोशन जो है, x एक्सिस की बात करें या हम बच्चों y एक्सिस की बात करें, दोनों में जो आपका u इनिशियल वेलोसिटी है ux, वो है u cos अल्फा। जो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी y में, वो है आपका u sin अल्फा। यहाँ पे एक्सेलरेशन इन x वो पॉजिटिव है, देखो बच्चों a sin g sin थीटा, क्योंकि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है। और यहाँ पे ए वाई जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो माइनस जी कॉस थीटा, है ना। अब आपको x कोऑर्डिनेट लिखना है, तो x लिख लो यू एक्स टी इंटू प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, है ना। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यू एक्स जो है वो u cos अल्फा इंटू टाइम, जिस टाइम पर आपको कोऑर्डिनेट चाहिए बच्चों, तो ये लिख लोगे। फिर यहाँ पे प्लस हाफ ए एक्स की वैल्यू है बच्चों जी साइन थीटा, प्लस है अब बच्चों यहाँ पे माइनस नहीं है, इस बात का याद रखना, इनटू टाइम का स्क्वायर। वैसे ही आपको अगर y कोऑर्डिनेट लिखना है तो y कोऑर्डिनेट लिखने में कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है, uy, तो ये uy जो है ये वो u साइन अल्फा हो जाएगा, इनटू टाइम, माइनस लगेगा बच्चों uy में, माइनस लगेगा क्योंकि नेगेटिव की डायरेक्शन में है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा ये g cos थीटा
इंटू टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको क्लियर होगा स्टूडेंट्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर ये पहली चीज निकाल दी हमने। फिर सेकंड चीज क्या पूछते हैं, हमने बात की थी बच्चों, सेकंड चीज क्या होती है, अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो डिस्प्लेसमेंट फिर से वही बात, यहां से स्ट्रेट लाइन, तो अगर ये एक्स और वाई पता है तो ये हाइपोटेनिस हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका क्या है, अगर हमें कोऑर्डिनेट्स पता है तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, है ना। फिर थर्ड पॉइंट बच्चों क्या है, हमें पता है टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना, तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकालना पड़ेगा भाई। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट का तो जनरल फॉर्मूला याद रखो, सारी चीजें बन जाती हैं, यहाँ पे दोबारा उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का जनरल फॉर्मूला क्या था बच्चों, 2u बाई ए वाई, ये फॉर्मूला याद रखना। यहाँ पे यू वाई जो है वो u साइन अल्फा है, तो 2u साइन अल्फा डिवाइड बाई ए वाई है g cos थीटा, तो ये g cos थीटा खत्म। ये आपका बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, बड़ी ही आसानी से हमने निकाल लिया ना। इसलिए मैं कह रहा था कि अप द इंक्लाइन में टाइम लगेगा, डाउन द इंक्लाइन में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप पहले भी निकाल चुके हो। वैसे ही आपसे चौथी चीज मैक्सिमम हाइट पूछे, एच मैक्स, है ना बच्चों, तो एच मैक्स की वैल्यू क्या होगी, तो उसके लिए भी हमने एच मैक्स का जो फॉर्मूला पढ़ा है वो काम आएगा। जनरल फॉर्मूला क्या था बच्चों, यू वाई का स्क्वायर बाई 2g 2ay, है ना, ये जनरल फॉर्मूला। तो यहाँ पे यू वाई की जगह क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे भी वो एप्लीकेबल है, डिवाइड बाई 2ay की वैल्यू है बच्चों g cos थीटा। तो यही फॉर्मूला आपका यहाँ लग जाएगा मैक्सिमम हाइट का, है ना, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। अब किसी भी टाइम पे अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो उसका बच्चों ध्यान से देखो, एक x कंपोनेंट है अलोंग द प्लेन vx, ये आपका नेट वेलोसिटी v, और उसका एक y वाला कंपोनेंट है vy। तो इन दोनों को लिखेंगे तो नेट लिखना हमें आता है ना, तो लिख सकते हैं। तो पांचवी चीज आपसे क्या पूछ सकते हैं बच्चों, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम t, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो उसका जो x कंपोनेंट है उसको लिखा जाएगा ux, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ux प्लस ए एक्स इंटू टी, है ना। तो ux जो है वो हो जाएगा बच्चों u cos अल्फा प्लस ए एक्स पॉजिटिव है इसलिए प्लस ही लिखेंगे, तो ए एक्स है g साइन थीटा इंटू टाइम। तो ये किसी भी टाइम पर x की वेलोसिटी है vx, वैसे vy लिखना है तो uy, तो u साइन अल्फा माइनस लगाएंगे क्योंकि ए वाई माइनस है, तो g cos थीटा इंटू टाइम, है ना। तो ये vx और vy आ गया किसी भी टाइम पर, t टाइम पर। आपको मैग्नीट्यूड ऑफ नेट वेलोसिटी निकालना है, तो रूट ओवर आप कर दो बच्चों vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आपको ये एंगल चाहिए, ये एंगल जो है बीटा हॉरिजॉन्टल के साथ, मतलब अलोंग द इंक्लाइन के साथ, तो tan बीटा लिख सकते हो आप vy, जैसे हम पहले लिखते हैं, अपॉन vx। तो ये निकालोगे तो आपको बीटा एंगल भी मिल जाएगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी मिल जाएगा, वेलोसिटी एट एनी टाइम t भी मिल जाएगा। अगर आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो vx i कैप लिख दो प्लस vy j कैप लिख दो। अगर वेलोसिटी वेक्टर चाहिए किसी टाइम में t में, तो vx i कैप प्लस vy j कैप, है ना। देख लेना जो डायरेक्शन नेगेटिव हो वहां पे माइनस साइन भी लगा लेना। चलिए, तो आई होप आपको बच्चों क्लियर होगा, ये सारी चीजें हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे रेंज की, तो आप इसको नोट कर लो, उसकी बात हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं सिक्स्थ पॉइंट की, दैट इज रेंज। तो फिर से बच्चों वो बहुत बड़ा डेरिवेशन मैं नहीं कर रहा हूँ, ये अब आपका काम है, आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आपको ट्राई करना है। आप अगर प्रैक्टिस करते हैं और आंसर सही निकालते हैं मतलब सही जा रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पर रेंज जो है वो तो आपको बेसिकली फॉर्मूला तो पता ही है कि रेंज का फॉर्मूला हो जाएगा ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस ax हाफ ax इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर, है ना बच्चों। अब इसको सॉल्व करना आपका काम है, जैसे हमने अप द इंक्लाइन को सॉल्व किया था वैसे ही यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट कॉमन रखना, फिर टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू पुट करना, फिर उसमें टिग्नोमेट्री वगैरह आएगी उसको सिंप्लीफाई करना, और जब आप फाइनली वो सारे स्टेप परफॉर्म करोगे, डॉट 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 लगा रहा हूं मैं, ये काम आपका काम है करने का। आप चाहें तो यहाँ पे जगह छोड़ दें और घर पे प्रयास करें, और फिर फाइनल जब आप आंसर निकालेंगे
तो ये आपका आंसर आएगा 2u² साइन अल्फा मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा माइनस अल्फा। याद करो वहां पे थीटा प्लस अल्फा आता था, यहाँ पे थीटा माइनस अल्फा आ रहा है, ये एक अंतर आएगा, तो ध्यान देना इस बात पे। और इंटू जी कॉस स्क्वायर थीटा, बाकी सब सेम रहता है। तो ये आपका फॉर्मूला है रेंज का डाउन द इंक्लाइन प्लेन। फिर वही बात कि मैक्सिमम रेंज की बात करें तो फॉर मैक्सिमम रेंज, तो मैक्सिमम रेंज के लिए अल्फा की क्या वैल्यू होगी बच्चों, उसको निकालने के लिए फिर से अल्फा के रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना चाहिए और डी अल्फा इज इक्वल टू 0 पुट कर देना चाहिए। अब ये काम भी आपको करना है, अब मैं दोबारा डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा हूं, जैसे अप द इंक्लाइन में किया है वैसे यहां भी करोगे डाउन द इंक्लाइन में, तो ये आपको आंसर आता हुआ मिलेगा और अल्फा की वैल्यू आपको जो फाइनल मिलेगी। तो स्टेप्स में यहाँ डॉटेड कर रहा हूँ, ये आपको परफॉर्म करना है। और फाइनली जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे अल्फा की वैल्यू फॉर मैक्सिमम रेंज, तो अल्फा की वैल्यू आएगी बच्चों कितनी, थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा इज इक्वल्स टू थीटा बाई 2 माइनस पाई बाई 4। उल्टा हो जाएगा, देखो वहां पे आपकी अल्फा की वैल्यू आई थी पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, यहाँ पे उल्टा आएगा जब आप डिफरेंशिएशन करके सॉल्व करोगे, तो अल्फा की वैल्यू होनी चाहिए पाई थीटा बाई 2 माइनस पाई बाई 4। तो आपका जो है मैक्सिमम रेंज मिलेगा डाउन द इंक्लाइन में, नहीं तो मैक्सिमम रेंज नहीं मिलेगा, ये बात आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद फिर मैक्सिमम रेंज की वैल्यू क्या होगी इसके लिए, तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो वो निकालने के लिए आप क्या करो, ये अल्फा की वैल्यू इसमें पुट करो, है ना। मैक्सिमम रेंज निकालने के लिए आप ये करो कि पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा इन एक्सप्रेशन ऑफ रेंज, रेंज के एक्सप्रेशन में आप जब पुट करोगे और फिर इसको सॉल्व करोगे, डॉटेड पॉइंट से मैं स्टेप दिखा रहा हूं, आपको काम करना है घर पर, होमवर्क है ना। तो जो मैक्सिमम रेंज आएगा बच्चों आर मैक्स, उसका वैल्यू आता है u² डिवाइड बाई g1 माइनस साइन थीटा। तो क्या अंतर आया, वहां पे देखो नीचे प्लस साइन थीटा आता है और यहाँ पे डाउन द इंक्लाइन में देखो माइनस साइन थीटा आ रहा है। देखो आपको बात समझ में आएगी, है ना। तो बच्चों आई होप आपको क्लियर है रेंज के बारे में भी। तो ये काम अब आपको करना है, जो डॉटेड स्टेप्स हैं वो आप पूरे कंप्लीट करोगे तो आपको ये आंसर मिलेंगे। और बाकी डेरिवेशन उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। रेंज का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में आएगा तो ये आसान होगा निकालना। ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है कि आपको ये फॉर्मूला लगा के उसको सॉल्व करना है। बाकी इसका मैक्सिमम रेंज का अल्फा की वैल्यू याद रखना है और इसका याद रखना है ना। हालांकि आपको अप द इंक्लाइन याद है तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, माइनस साइन का मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे भी प्लस की जगह माइनस हो जाता है, बस ये अंतर आता है। बाकी रेंज और अल्फा की वैल्यू वैसी है जैसा आपने इंक्लाइन प्लेन में पढ़ा है, अप द इंक्लाइन। तो ये दिस इज ऑल अबाउट बच्चों डाउन द इंक्लाइन प्लेन। तो आई होप आपको प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन समझ में आया होगा और इसके ये जो दो केसेस होते हैं वो भी आपको बच्चों क्लियर होंगे, है ना। तो आपसे चाहे डाउन द इंक्लाइन प्लेन के लिए पूछ ले सवाल, चाहे अप द इंक्लाइन के लिए पूछ ले, आप बड़े ही आसानी से उनको दो सेक्शन में तोड़ोगे, एक अलोंग द प्लेन एक्स एक्सिस मानकर और एक परपेंडिकुलर द प्लेन वाई एक्सिस मानकर। जो भी आपसे पूछा जाए प्रोसेस आपको पूरी पता है, आप हर चीज निकाल सकते हो, है ना। तो ऐसी कोई चीजें रटने की जरूरत नहीं है, बस ये कुछ मैक्सिमम रेंज के बारे में याद रखना है बस आपको, है ना। तो आई होप ये पूरा का पूरा सेक्शन इंक्लाइन प्लेन वाला आपको समझ में आए। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इंक्लाइन प्लेन पे। A projectile is thrown at an angle alpha with an inclined plane of inclination beta. Find the relation between alpha and beta as projectile strikes the inclined plane perpendicularly. यानी क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि आपके पास भाई एक ऐसे इंक्लाइन प्लेन है, ये मान लो इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लिनेशन है बीटा, एंगल बीटा बता दिया उसने इंक्लिनेशन। फिर आपने यहाँ से एक u रफ्तार से प्रोजेक्टाइल को फेंका जो इंक्लाइन प्लेन के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। अब वो ऐसे जाएगा और जब वो यहाँ पे हिट कर रहा है बच्चों, तो वो हिट जब कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, इट स्ट्राइक्स द इंक्लाइन प्लेन परपेंडिकुलरली। तो उसकी जो वेलोसिटी है वो ऐसी रही होगी कि इंक्लाइन प्लेन से परपेंडिकुलर है।
तो आपसे वो पूछ रहा है कि भाई अल्फा और बीटा में रिलेशन क्या है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, ताकि ऐसा हो कि वो परपेंडिकुलर स्ट्राइक करे। ठीक है, निकालते हैं भाई। तो आपको ये तो पता ही है कि इसके दो कंपोनेंट कर लेते हैं हम सबसे पहले। ये आपका u cos अल्फा हो जाता है बच्चों, फिर ये आपका जो y है इससे परपेंडिकुलर, इंक्लाइन प्लेन से परपेंडिकुलर, ये आपका u sin अल्फा हो जाएगा। और आप जानते हैं यहाँ पे जो g है वो नीचे की तरफ लगता है बच्चों, तो इसके भी दो कंपोनेंट हैं। ये एंगल बीटा हो जाता है, ये एंगल बीटा, ये एंगल बीटा है, क्योंकि 90 है, 90 माइनस बीटा है तो ये बीटा है, तो ये g cos बीटा हो जाएगा। और x में जो एक्सलेशन होगा वो g sin बीटा हो जाएगा, है ना बच्चों। तो चलो अब सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से अगर आप देखो तो वो जिस पॉइंट पे टकराया है, ये इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पे ऐसे पार्टिकल टकराया है, तो उसकी जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो प्लेन से परपेंडिकुलर है। ये एंगल जो है इंक्लिनेशन का बीटा, तो आप खुद समझ जाओ, अगर वो परपेंडिकुलर ऐसे टकरा रहा है तो ये आपकी वाई एक्सिस है, तो इसमें ये वी वाई वाला कंपोनेंट होना चाहिए। ये जो वी एक्स वाला कंपोनेंट होगा वो बच्चों कितना होना चाहिए, 0। भाई अलोंग द एक्सिस, अलोंग द प्लेन, आपका जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो 0 होना चाहिए ना, तभी तो नेट वेलोसिटी किस डायरेक्शन में बचेगी, वाई डायरेक्शन में। और वाई डायरेक्शन, वाई एक्सिस जो आपने दी है वही तो परपेंडिकुलर है प्लेन से, प्लेन से परपेंडिकुलर ये वाई एक्सिस ही तो लेते हैं बच्चों आप, है ना। तो इसका मतलब अगर उसको परपेंडिकुलर टकराना है तो मुझे एक बात समझ में आती है कि वी एक्स जो कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, उसको 0 होना चाहिए। तो अब इसी को हम सॉल्यूशन में उपयोग करेंगे इस फैक्ट को। तो जब आप सॉल्यूशन कर रहे हो तो पहले वी एक्स निकाल लो। तो वी एक्स होता है यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। अब जब वो टकरा रहा है तो यहाँ पे टाइम जो है बच्चों वो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर हो जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करते हैं, तो वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स, यू एक्स है यू कॉस अल्फा, और क्योंकि ए एक्स माइनस है तो माइनस आपका ये हो जाएगा जी साइन बीटा, एक्स डायरेक्शन में देखो जी साइन बीटा एक्सेलरेशन है, और टी जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर, क्योंकि टकराते समय पूछ रहा है, वो टकराते समय एक्स में रफ्तार 0 है, और टकराने का जो समय होता है वो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है ना, ये हम पहले भी जानते हैं। अब आपको पता है कि फॉर हिटिंग द प्लेन परपेंडिकुलरली वी एक्स मस्ट बी इक्वल टू 0, तो ये 0 होना चाहिए, तो इस पूरे को 0 कर दो भाई। 0 करोगे तो ये इधर आ जाएगा, इसका मतलब u cos अल्फा माइनस जी साइन बीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 0। तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा u cos अल्फा इज इक्वल टू जी साइन बीटा। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू तो आप जानते हो ना, 2u/g, मतलब 2u/ay, जनरल फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा 2u/y, u/y है u साइन अल्फा अपॉन ए वाई, तो ए वाई है जी कॉस बीटा, ये आ गया भाई, जी कॉस बीटा आ गया यहाँ पे, है ना। अब आप ध्यान से देखो तो यहाँ से देखो जी और जी कैंसिल हो जाएगा आपका, फिर क्या बचता है वो भी हम निकाल लेते हैं। तो ये आप एक काम करो, ये इसको यहाँ ले आओ, तो ये आपको दिखाई देगा साइन अल्फा, 2 साइन अल्फा, यहाँ से u और u भी बच्चों कैंसिल आउट हो जाएगा, अपॉन कॉस अल्फा, है ना। इस कॉस अल्फा को नीचे ले आए और इनको उधर ले जाओ, तो ये बचेगा इधर कॉस बीटा, ये ऊपर जाएगा और साइन बीटा नीचे आएगा, तो ये बनेगा साइन बीटा। तो ये आ गया बच्चों, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा क्या होता है, 2 tan अल्फा इज इक्वल्स टू कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा, तो ये हो जाएगा कॉट बीटा। तो दिस इज अ रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा so that projectile hit the plane perpendicularly, है ना। तो इस रिलेशन से जब अल्फा और बीटा में रिलेशन होगा तो वो हिट करेगा परपेंडिकुलरली, है ना, 2 tan अल्फा इक्वल्स टू कॉट बीटा। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट कंडीशन।
देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बोला गया है स्टोन मस्ट बी प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ पॉइंट पी। ये जो पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, तो पॉइंट पी से एक स्टोन को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया वी नॉट रफ्तार से, विच इज हाइट एच मीटर अबव द फुट ऑफ प्लेन। तो ये फुट ऑफ प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन, उसके अबव एच हाइट पर ये प्रोजेक्ट किया गया है एट एन एंगल थीटा। जो इंक्लाइंड है, प्लेन इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है वो बच्चों थीटा दिया है विथ हॉरिजॉन्टल। कैलकुलेट द वेलोसिटी वी नॉट, या वी नॉट स्पीड हमें निकालना है, वेलोसिटी निकालना है ऑफ द स्टोन सो दैट इट इट में हिट द इंक्लाइन प्लेन परपेंडिकुलर, ताकि ये परपेंडिकुलरली हिट करे। तो इसकी रफ्तार की वैल्यू क्या है, वी नॉट क्या है, ताकि वो इंक्लाइन प्लेन को ऐसे परपेंडिकुलर हिट करे, है ना बच्चों, ये आपको बोला गया है। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहली बात तो परपेंडिकुलर निकालना है, तो आप अलोंग द प्लेन और परपेंडिकुलर प्लेन आपको क्या करना चाहिए बच्चों, यहाँ पर कंपोनेंट करना चाहिए, एक्सिस बनानी चाहिए ना। तो ये मान लीजिए कि ये आपका अलोंग द प्लेन एक्सिस हो गया, देखो इस तरीके से ये। तो ये वाली जो एक्सिस है बच्चों, इसको अपन एक्स एक्सिस बोल देते हैं, और इससे परपेंडिकुलर जो एक्सिस हो जाएगी ये इस तरीके से, इससे परपेंडिकुलर, इसको हम वाई एक्सिस मान लेते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर जब हिट करेगा तो एक्स एक्सिस की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ये मैं पहले भी आपको समझा चुका हूं, है ना। तो देखिए उसी का यूज करते हैं हम लोग। सबसे पहले आप वेलोसिटीज के कंपोनेंट कर लो भाई। तो ये एंगल थीटा है बच्चों, तो ये 90 माइनस थीटा है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल, ये तो 90 है ना, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये वापस से थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। देखो आप, ये एंगल थीटा है ना। इस तरीके से आप ज्योमेट्री लगा के निकाल सकते हो। तो यहाँ पे इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं स्पीड के, एक v नॉट कॉस थीटा और एक नीचे की तरफ है बच्चों v नॉट साइन थीटा, है ना। तो ये वाला कंपोनेंट हो गया v नॉट कॉस थीटा, ये वाला कंपोनेंट हो गया v नॉट साइन थीटा। और g तो है ही भाई, यहाँ पर g तो है ही, तो g तो नीचे है बच्चों। तो g के भी दो कंपोनेंट हैं, एक परपेंडिकुलर प्लेन, एक अलोंग द प्लेन। तो ये एंगल थीटा है, तो आपको पता है ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल थीटा है। तो ये वाला कंपोनेंट हो गया g cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट हो गया g sin थीटा। अब देखो पहले तो हम क्या करते हैं कि ये परपेंडिकुलर अगर टकरा रहा है तो इसमें सिर्फ भाई vy होना चाहिए, इसका x कंपोनेंट कितना हो जाना चाहिए बच्चों, जीरो। अगर परपेंडिकुलर टकरा था तो नेट वेलोसिटी सिर्फ y कंपोनेंट में होना चाहिए, x कंपोनेंट की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए बच्चों, जीरो। तो x कंपोनेंट की वेलोसिटी जीरो करके देखो, हमारे पास अगर ये t टाइम पे टकरा रहा है तो हम टाइम t निकाल सकते हैं पहले तो, है ना। तो वो हम निकाल लेते हैं। तो vx इज इक्वल्स टू जीरो कर दो। vx की वैल्यू क्या निकालेंगे बच्चों, ux प्लस ax इंटू टी इक्वल्स टू जीरो, है ना। ये हमने वो फॉर्मूला लगा दिया है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे vx क्या है, ux क्या है, सॉरी, v नॉट कॉस थीटा, है ना बच्चों। और फिर ये माइनस, ये कितना हो जाएगा बच्चों, ax जो है वो माइनस जी साइन थीटा है, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है। तो माइनस जी साइन थीटा इंटू टी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से टाइम की वैल्यू देखो क्या आ गई बच्चों, तो ये हो जाएगी वी नॉट कॉस थीटा डिवाइड बाई जी साइन थीटा। देखिए ये आ गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट बोल लो या फिर टाइम बोल लो, जब वो टकरा रहा है परपेंडिकुलरली तब इतना टाइम लगा था। अब हमें वी नॉट की वैल्यू निकालना, तो हम कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखो वाई एक्सिस का भी अगर आप एनालिसिस करें तो ये वाई एक्सिस में उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। देखो बच्चों, ये टकराने से पहले वाई एक्सिस में कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। ये कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो देखो ये वाली, ये एच है और ये एंगल थीटा था, है ना बच्चों, ये एच है, ये एंगल थीटा है, तो ये कितना होगा देखो आप। तो अगर आप यहाँ पे इस वाले ट्राइंगल में ये अगर हॉरिजॉन्टल चाहिए तो ये आपका हो गया बच्चों हाइपोटेनिस, और ये हो गया बेस। तो बेस को लिखा जा सकता है हाइपोटेनिस कॉस थीटा। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ये बेस है, तो इसको लिखा जा सकता है एस एच कॉस थीटा, हाइपोटेनिस इंटू कॉस थीटा, है ना। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ट्रिग्नोमेट्री लगाई है।
तो हम यहाँ पे देखो y में जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, अगर हम y एक्सिस को एनालाइज करें तो y एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट है एस वाई वो है माइनस एच कॉस थीटा। माइनस क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, इसलिए। और ए वाई जो है वो है आपका माइनस जी कॉस थीटा, क्योंकि वो भी नीचे की तरफ है वाई में, है ना। और टाइम आपको पता चल ही गया भाई, टाइम कितना टाइम लगा टकराते समय जब ये डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, तो वी नॉट कॉस थीटा बाई जी साइन थीटा। और बच्चों यू वाई भी आपको पता है, यू वाई कितना है, वी नॉट कॉस थीटा। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, तो एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बच्चों, तो एच कॉस थीटा माइनस में, फिर ये माइनस प्लस, क्योंकि नहीं माइनस लिखेंगे, वी यू वाई भी माइनस में होगा बच्चों। क्यों माइनस में होगा, क्योंकि वेलोसिटी भी नीचे की तरफ है ना, तो इस बात का ध्यान रखना आप लोग। तो यहाँ पे ये माइनस वी नॉट माइनस वी नॉट, अच्छा यहाँ पे कॉस थीटा लिख दिया, ये साइन थीटा है ना, सॉरी यू एक्स था वो। तो माइनस वी नॉट साइन थीटा इंटू टी, टी की वैल्यू देखो बच्चों क्या है, वी नॉट कॉस थीटा बाई जी साइन थीटा, है ना, देखें आप। फिर बीच में फिर माइनस साइन आएगा, क्योंकि हाफ ए वाई भी माइनस है, तो हाफ जी कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई वी नॉट कॉस थीटा डिवाइड बाई जी साइन थीटा। देखो ये हमने लिख लिया, तो यहाँ से जी और ये जी, अच्छा बच्चों इसका होल स्क्वायर होता है ना, इसका होल स्क्वायर करना है, हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो अभी मत काटो, हम ब्रैकेट ओपन करके बाद में काट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो क्या क्या बचा बच्चों, तो ये माइनस एच कॉस थीटा तो है ही, इक्वल्स टू माइनस वी नॉट साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई वी नॉट कॉस थीटा डिवाइड बाई जी साइन थीटा माइनस, यहाँ पे बचेगा कितना बच्चों, हाफ जी कॉस थीटा। अच्छा इसका स्क्वायर कर लो, तो ये वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो जी स्क्वायर से जी कैंसिल हो जाएगा, आप देखो ध्यान से, है ना। और यहाँ पर एक कॉमन टर्म आ रहा है, वो सब कैंसिल कर दो आप, कॉस थीटा, यहाँ भी कॉस थीटा है एक, यहाँ भी बच्चों एक कॉस थीटा ये है, और ये साइन थीटा और ये साइन थीटा भी कैंसिल हो जाएगा ना। तो देखो जो कैंसिल हो चुका है वो कैंसिल कर दिया हमने, और तीनों जगह से माइनस 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 भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचेगा h, यहाँ पे बचेगा ये कितना बच्चों, वी नॉट इंटू वी नॉट, तो वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई जी, और यहाँ पे बचेगा प्लस, ये बचेगा बच्चों देखो, ये वी नॉट स्क्वायर तो है इंटू कॉस स्क्वायर बाई साइन, तो कॉस बाई साइन होता है कॉट, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और डिवाइड बाई जी है ही। तो एक काम करते हैं बच्चों, यहाँ पे जो कॉमन चीज है उसको निकाल लेते हैं, वी नॉट स्क्वायर बाई जी कॉमन आ रहा है देखो, तो h इज इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर बाई जी, कॉमन ले लो, अंदर बचेगा वन प्लस, अच्छा ये नीचे टू था, टू लिखना भूल गया मैं, तो टू लिख देते हैं। तो वी नॉट स्क्वायर बाई जी बाहर आ गया, अंदर बचा वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बाई जी, है ना। तो बच्चों ये आपका आया, यहाँ से देखो आप वी नॉट स्क्वायर आप निकाल सकते हो, मतलब वी नॉट की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ से आप क्या करें बच्चों, यहाँ पे टू जी था, है ना, तो यहाँ से क्या करो आप कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, देखो यहाँ पे एक काम करते हैं इस तरीके से, वी नॉट की वैल्यू निकालें तो जी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी इंटू एच, ये मल्टीप्लाई हो गया, और ये पूरा जो मल्टीप्लाई में था बच्चों वो डिवाइड में आ जाएगा, तो वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा यहाँ पे आपने वी नॉट स्क्वायर बाई जी बाहर ले लिया, तो यहाँ पे जी नहीं आएगा, है ना, ये तो बाहर आ गया जी, यहाँ पे कॉमन ले लिया था ना वी नॉट स्क्वायर बाई जी, तो जी नहीं आएगा बच्चों, है ना। तो ये बाई टू आएगा, तो आप चाहो तो यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो वी नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो टू एलसीएम आएगा, तो यहाँ टू मल्टीप्लाई हुआ और ये टू ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा टू जी एच
1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये 1 नहीं ये 2 हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो 2 हो जाएगा, और ये नीचे जो 2 बचेगा वो ऊपर चला जाएगा, और वी नॉट से आपको स्क्वायर हटाना है तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो वी नॉट की वैल्यू इतनी चाहिए बच्चों, तब वो परपेंडिकुलरली हिट करेगा प्लेन को, है ना। तो ये वैल्यू है, ये हमारा आंसर है इस प्रॉब्लम। तो आई होप आपको क्लियर होगा, समझ में आएगा कि कैसे सॉल्व किए जाते हैं इस टाइप के सवाल। देखिए बच्चों, आपको ये सवाल पूछा गया, सवाल में क्या कहा जा रहा है कि ऐसे दो इंक्लाइंड प्लेन है, एक ओबी और एक ओए। तो ओबी जो है वो 60 डिग्री के इंक्लिनेशन पे इंक्लाइंड है, और ओए जो है वो 30 डिग्री के एंगल पे इंक्लिनेशन है। फिर ओए प्लेन पर ग्राउंड से h हाइट ऊपर एक पॉइंट P है, P से हमने एक प्रोजेक्टाइल को फेंका है u रफ्तार से, जिसकी वेलोसिटी आपको दी गई है 10√3 मीटर पर सेकेंड। परपेंडिकुलरली हमने इसको थ्रो किया है, फिर ये ऐसे जाएगा, और हम ये बोल रहे हैं कि ओबी प्लेन पर वो परपेंडिकुलरली हिट भी कर रहा है क्यू पॉइंट पर, है ना। फिर आपसे इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन की टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, यहाँ से यहाँ पहुंचने का टाइम क्या है, फाइंड द वेलोसिटी विथ विच पार्टिकल स्ट्राइक्स द प्लेन ओबी, ओबी से वो कितनी रफ्तार से टकरा रहा है, वो वेलोसिटी भी आपको फाइंड करना है। फिर फाइंड द हाइट h ऑफ द पॉइंट P, यहाँ से परपेंडिकुलर जाए और यहाँ परपेंडिकुलर टकराए, तो ये h हाइट कितनी होनी चाहिए, ये आपको बोला जा रहा है। और डिस्प्लेसमेंट अलोंग ओबी, तो यहाँ से यहाँ P से Q तक जाने में जितना उसने डिस्प्लेसमेंट किया है ओबी प्लेन में, ओबी प्लेन के अलोंग, वो डिस्प्लेसमेंट आपको फाइंड आउट करना है। तो ये 4 सवाल आपसे पूछे गए हैं, 1 बाई 1 करके हम इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात तो देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट है, यहाँ परपेंडिकुलर हिट कर रहा है, तो हमें ऐसे एक्सिस बनाना चाहिए कि ओबी प्लेन से अलोंग एक्स एक्सिस होना चाहिए और ओबी प्लेन के परपेंडिकुलर एक्स वाई एक्सिस होना चाहिए। अब आप ध्यान से देखो, तो अगर ये एंगल 60 है, ये एंगल 30 है, तो ये 90 है, मतलब ओबी और ओए प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है। तो बड़ा ही आसान हो गया फिर तो ये, क्योंकि ओए के अलोंग आपका वाई एक्सिस हो जाएगा, और यू जो है वो इस प्लेन से परपेंडिकुलर, तो ये ही आपका एक्स एक्सिस हो गया। तो यहाँ पे देखो बच्चों, जो यू वाई है वो तो 0 हो गया। अगर हमने इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, तो हमें ये तो समझ में आ ही गया भाई कि जो हमारा यू वाई है वो तो 0 है, क्योंकि यू एक्स, जो u है बच्चों, वो पूरा x एक्सिस के अलोंग है, कोई भी कंपोनेंट y में नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी का है ना। फाइनली तो है, फाइनली में देखो जो x एक्सिस के अलोंग है वो वेलोसिटी 0 हुई, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हिट कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है vy होगा, vy ही नेट वेलोसिटी के बराबर है, और x वाला कंपोनेंट जो है बच्चों वो कितना हो जाएगा, 0। तो ux जो है u, वो x के लॉन्ग है, उसकी वैल्यू है 10√3 मीटर पर सेकेंड। चलो ये तो हमें क्वेश्चन में कुछ चीजें पता चल गई हैं, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि g के तो कंपोनेंट करना पड़ेगा ना, लेकिन तो g के कंपोनेंट तो इसके हिसाब से होंगे, ओबी प्लेन के हिसाब से। अगर ये g है तो आपको पता है ये 60 डिग्री हो जाता है, तो ये हो जाएगा g cos 60, है ना, g cos 60, और ये हो जाएगा बच्चों g sin 60, g sin 60, है ना। तो आप ध्यान से देखो, तो जो ए वाई है, तो ए वाई है बच्चों माइनस जी कॉस 60, और कॉस 60 की वैल्यू आप जानते हो 1/2, तो ये हो जाएगा माइनस जी बाई 2। फिर यहाँ पे जी साइन 60 है, तो आप यहाँ पे ए एक्स भी लिख सकते हो, तो ए एक्स की वैल्यू है माइनस, क्योंकि नीचे की तरफ है साइन 60, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -√3g/2, है ना। तो ये हमने सारी वैल्यूज निकाल ली जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब 1 बाई 1 करके हम इसको सॉल्व करते जाते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है आपका बच्चों क्या है कि टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है, तो आपको पता है कि ये परपेंडिकुलर ही हिट कर रहा है, तो x वाले कंपोनेंट की वेलोसिटी 0 है, उसको x की वेलोसिटी 0 अगर आप पुट करोगे तो आपका क्या मिल जाएगा बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एट पॉइंट q the horizontal velocity component of particle vx is equal to 0, और vx को आप लिख सकते हो बच्चों क्या, ux प्लस ax इंटू टी, और ये जो t है ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है, इज इक्वल टू 0। तो ux की वैल्यू हमें पता है कितनी है बच्चों, 10√3, मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, माइनस ax की वैल्यू आपने निकाल के रखी है 10√3/g, g की वैल्यू 10 ले लो भाई, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसके बाद फिर ये इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इनटू टी, टाइम ऑफ फ्लाइट हमें निकालना है। तो बच्चों यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये देखो देखो देखो, इक्वल्स टू 0, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आप निकाल लो, इसको उधर ले जाओ,
तो √3/2 इंटू 10 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 10√3 आएगा बच्चों, है ना। तो 10√3 दोनों कैंसिल हो गया, तो 2 उधर जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 सेकेंड्स। तो आपका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उसका आंसर आ गया भाई, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका कितना बच्चों, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया ना, दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। तो चलिए पहले का आंसर आ गया, अब हम सेकंड का आंसर निकालते हैं कि वेलोसिटी निकालते हैं जिस पे ये टकरा रही है। तो हमें vy निकालना है, क्योंकि हमारी जो वेलोसिटी है, क्योंकि x कंपोनेंट 0 है, तो बच्चों आपको पता है कि जो v है वो vy के बराबर है। और vy को लिख सकते हो आप कितना बच्चों, uy प्लस ay इंटू टी, और ये टाइम जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर है, तो ये t के बराबर हुआ, टाइम ऑफ फ्लाइट 2 सेकेंड्स। तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू uy, तो बच्चों 0 है, माइनस आपका ये कितना हो जाएगा ay की वैल्यू देखो g/2, तो g/2 मतलब 10/2, और टाइम आपका 2 हो गया बच्चों, है ना। तो 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जो आपका वेलोसिटी है एट द हिटिंग द ग्राउंड एट पॉइंट Q, वो आ जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकंड। माइनस का मतलब क्या है कि वेलोसिटी जो है वो नीचे की तरफ है, जो कि ऑब्वियस सी बात है ही, नेगेटिव वाई में, है ना। तो ये भी अपना बन गया। फिर थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है बच्चों, कि हमें ये h हाइट फाइंड करना है, h हाइट फाइंड करना है, ताकि ये पता हो कि किस h हाइट पर पार्टिकल को परपेंडिकुलर फेंका जाए तो इस प्लेन पे परपेंडिकुलरली गिरे। तो h की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आप एक काम करो, y एक्सिस को एनालाइज कर लो। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इन y देखो बच्चों, जब ये पॉइंट Q पे टकराया तो ये है वो डिस्प्लेसमेंट इन y, दिस इज योर sy। अब ये sy की वैल्यू कितनी है बच्चों, देखो ध्यान से, ये h है, ये ट्राइंगल देखो तो राइट एंगल ट्राइंगल है, ये h जो है ये परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेनिस है। तो अगर आप यहाँ पे साइन 30 लगाएं, साइन 30, तो देखो ये क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। तो परपेंडिकुलर है h अपॉन हाइपोटेनिस है बच्चों sy। तो sy की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए sy इज इक्वल्स टू h बाई साइन 30, और h बाई साइन 30 मतलब साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो ये 2h के बराबर हो जाए। तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट इन y है वो 2h है, और आपको बोलना चाहिए -2h साइन कन्वेंशन के साथ। क्यों, क्योंकि नीचे हुआ है, डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है बच्चों वो नीचे हुआ है। और यहाँ पे बाकी सब तो आप जानते ही हो, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, टाइम ऑफ फ्लाइट 2 सेकंड आपको पता है, तो हम लगाएंगे 2h इज इक्वल्स टू uy तो 0 है बच्चों, माइनस हाफ ये ay की वैल्यू जो है g/2, तो ये g/2 का मतलब 10/2 कर देते हैं, है ना, और मल्टीप्लाइड बाई आपका टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो ये बचा, माइनस और माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2h इज इक्वल्स टू 10 बचेगा यहाँ पर। तो h की वैल्यू बची 5 मीटर। तो हाइट भी निकल आई आपकी थर्ड क्वेश्चन की, कि हाइट कितना है, हाइट कितना होना चाहिए, परपेंडिकुलर थ्रो करो तो परपेंडिकुलर गिरे, h हाइट होनी चाहिए 5 मीटर, है ना। तो बच्चों ये भी आ गया। फिर इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो बचा है, फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, वो है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट अलोंग OB। तो जो डिस्प्लेसमेंट अलोंग OB है बच्चों, ये है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ये रेंज पूछा जा रहा है आपसे, तो आपको x एक्सिस का सॉल्व करना पड़ेगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट में x में जितना चला है वही अलोंग द प्लेन डिस्प्लेसमेंट है P से Q के लिए, OB प्लेन के अलोंग डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो आपसे रेंज पूछा जा रहा है या डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन पूछा जा रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन लिखना है, तो हमें पता है ux इंटू टी प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर कर दो, और टाइम ऑफ फ्लाइट आपको पता है 2 सेकेंड। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इन x अलोंग द OB प्लेन जो होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, देखो ux है वो है 10√3 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो ये है, बीच में माइनस साइन लगा दो, हाफ ax की वैल्यू देखो √3, g का मतलब 10/2 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर 2 और ये 2 कैंसिल हो गया बच्चों। तो ये बचेगा कितना 20√3 माइनस ये बचेगा 10√3। तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट इन x आया वो कितना आ गया 10√3 मीटर्स, जो आपको फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट
दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल अलोंग ओबी प्लेन। यही आपका डिस्प्लेसमेंट है अलोंग ओबी प्लेन, है ना। तो आई होप आपको बच्चों क्लियर होगा कि हमने ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया है। तो इस तरीके से प्रोजेक्टाइल में इंक्लाइन प्लेन में बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको बेसिक्स क्लियर है, आता है समझ में, तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़े ही आसानी से इन सवालों को आप सॉल्व कर पाओगे बच्चों, है ना। तो देखो बच्चों, और कैसे क्वेश्चंस इसमें किए जाते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे अभी जैसे जितने भी क्वेश्चन थे वो अप द इंक्लाइन थे, या इंक्लाइन प्लेन से ऊपर से आप फेंक रहे थे, है ना। डाउन द इंक्लाइन प्लेन में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं भाई, कि ये मान लीजिए कि आपका एक इंक्लाइन प्लेन है, लेट्स सपोज ये 30 डिग्री का, तो एक पार्टिकल है उसको हॉरिजॉन्टली फेंका गया है। कितनी रफ्तार से बच्चों, तो बोला गया है 20 मीटर पर सेकंड से। अगर हॉरिजॉन्टल फेंका गया है तो आपको पता है ये एंगल 30 है, ये दिया नहीं जाएगा, हॉरिजॉन्टल बोला जाएगा तो आपको समझ जाना है कि 30 डिग्री होगा, है ना बच्चों। उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि इसमें दो चीजें पूछी जा रही हैं, सिंपल सिंपल सी चीजें पूछ लेता हूँ कि ये भाई इस तरीके से नीचे ऐसे जाएगा, तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, पहला सवाल। दूसरा सवाल, इसका रेंज क्या कवर करेगा, ये जो हॉरिजॉन्टल में दूरी कवर करेगा बच्चों, रेंज, ये रेंज की वैल्यू क्या होगी। तो देखो बड़ी ही आसानी से आप इसको निकाल सकते हो। फॉर्मूले तो हमने सारे सीखे ही हुए हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ पे हम दो इसके टुकड़े करेंगे, एक तो अलोंग द प्लेन करेंगे बच्चों, और एक परपेंडिकुलर द प्लेन। तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ऐसी करते थे। देखो मैंने आपको थ्योरी में बताया हुआ था। तो ये अगर आपका 20 मीटर पर सेकंड 30 डिग्री एंगल पे है, तो जो एक्स वाला कंपोनेंट है वो है 20 cos 30, और ये जो वाई वाला कंपोनेंट है ये है 20 sin 30, है ना। ये हमें पता है। तो आपको यू वाई पता है, यू वाई पता होता है तो हम क्या निकाल सकते हैं बच्चों, 20 sin 30। तो sin 30 की वैल्यू 1/2, तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। यू वाई अगर हमें पता होता है, और यहाँ पे आप चाहें तो जी भी निकाल लें। देखो ये इंक्लाइन प्लेन है तो नीचे की तरफ जी है, इंक्लिनेशन कितने का है, 30 डिग्री का। तो यहाँ पे जी cos 30, है ना, ये आपको पता है, थीटा ये 30 डिग्री के होगा, और ये जी sin 30, है ना बच्चों। तो ये आपका ए वाई है, ए वाई। तो अगर आपको ए वाई और यू वाई पता होता है, तो बच्चों बड़ी ही आसानी से आप क्या कर सकते हो, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हो। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 2u बाई ए वाई, हम जानते हैं। तो 2u, यू वाई की वैल्यू है 10 बाई ए वाई। तो ए वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, देख लो यहाँ पर, ये है जी, जी की वैल्यू आप 10 ले लो, इंटू cos 30, cos 30 की वैल्यू होती है बच्चों √3/2, है ना, ये सभी आपको पता है। तो यहां से क्या हो जाएगा कि ये 10 और ये 10 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 4/√3। तो 4/√3 को जब आप सॉल्व करोगे तो ये 2.31 सेकंड्स आ जाएगा। तो ये आंसर है आपके फर्स्ट सवाल का। फिर सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था रेंज। रेंज निकालने के लिए आप एक्स एक्सिस का वो लगा दो, टाइम ऑफ फ्लाइट आपके पास है ही। तो रेंज मैंने आपको बोला था कि फॉर्मूला मत रटो, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है क्योंकि न्यूमेरिकल में ये आसान होता है। तो यू एक्स जो है आपका, यू एक्स बच्चों वो कितना है, इसको लिख सकते हैं यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस हाफ ए एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर। तो यू एक्स की वैल्यू है बच्चों यू कॉस 30। तो 20 cos 30 की वैल्यू होती है कितनी बच्चों, √3/2। फिर माइनस हाफ, माइनस क्यों, क्योंकि नहीं प्लस लेंगे, प्लस क्यों, क्योंकि पॉजिटिव एक्सेस नीचे की तरफ माना, और नीचे की तरफ ही आपका एक्सेलरेशन है। तो ये है जी sin 30, जी मतलब 10, sin 30 मतलब 1/2 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर, तो मल्टीप्लाइड बाई टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर। ये तो ये 2 ये 2 ये 2 कैंसिल, ये 20 ये 10 कैंसिल। तो जो आपका रेंज है बच्चों वो आ जाएगा 10√3 प्लस, यहाँ पे देखो कितना बचा, 10 बचा है। तो आप इसको सॉल्व करोगे, है ना, तो इसको आप सॉल्व कर लेना बच्चों, तो ये आपका मीटर्स में आंसर आ जाएगा ना। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दे सकते हो। देखिए बच्चों यहाँ पर ये जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है इसमें थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे जो टाइम ऑफ फ्लाइट था हमारा वो 2.31 सेकंड था ना, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर नहीं होगा, मतलब यहाँ पे ये 2 कैंसिल नहीं होगा, और गलती से जो टाइम पीरियड है वो 2 सेकंड ले लिया हमने, तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। ये है 2.31 सेकंड का होल स्क्वायर।
और बच्चों यहाँ पे भी देखो ux की वैल्यू है 10, ux की वैल्यू है 20 cos 30 है ना। तो 20 cos 30 हमने देखा √3/2 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट था। तो यहाँ पे भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.31 टाइम ऑफ फ्लाइट से, है ना। फिर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर नहीं है, ये गलत आंसर है, रॉन्ग है। तो आप इसको सॉल्व करना बच्चों। तो सॉल्व करने के बाद जो फाइनल आपका आंसर आएगा इसको पूरे को 10 मल्टीप्लाइड बाई 2.31 मल्टीप्लाइड बाई √3 और यहाँ पे 10 मल्टीप्लाइड बाई 2.31 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4, है ना। मतलब मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, जो यहाँ पे बचा रिजल्ट है वो होगा कितना बच्चों, ये 10 इंटू √3 इंटू 2.31 बच्चों, है ना। और प्लस यहाँ पे बचेगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 2.31 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4। अब आप इसको कैलकुलेट करना, जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 53.33 मीटर, है ना बच्चों। तो जब आप सॉल्व करके निकालेंगे तो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो आपका बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट इस क्वेश्चन का है 2.31 सेकेंड और रेंज आपकी आएगी जब आंसर निकालोगे आप 53.33 मीटर, है ना। तो ये देख लेना बच्चों, यहाँ पे गड़बड़ हो गई थी, 2.31 सेकंड की जगह मैंने 2 सेकंड टाइम ऑफ फ्लाइट ले ली था, वो गलत हो गया था, है ना। तो ये कैलकुलेशन आप लोग सही करना। तो दिस इज द फाइनल आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक इंक्लाइन प्लेन है थीटा, इस इंक्लाइन प्लेन पे एक पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल को फेंका गया यू रफ्तार से और 90 डिग्री के एंगल पे फेंका गया। तो ये रेंज कुछ कवर करेगा, तो आर रेंज जो है वो आपको बताना है, एक्सप्रेशन डिराइव करना है उसके लिए। तो आपको पता है कि भाई अगर ये ऐसा है तो ये आपका वाई एक्सिस हो गया, नीचे की तरफ आपका कौन सा एक्सिस हो गया बच्चों, एक्स एक्सिस हो गया। तो ये जो आपका यू है बच्चों, ये यू वाई एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस में कोई इनिशियल कोई वेलोसिटी नहीं है, तो ux जो है वो 0 हो गया है और uy जो है वो u के बराबर हो गया है। ये आपको देखकर समझ में आता है। और बाकी तो फिर आपका g के बारे में है, तो g ऐसे नीचे है तो उसके दो कंपोनेंट हैं ay और ये, तो ये एंगल भी थीटा है, तो ये आपका g cos थीटा वाला हो जाएगा और ये g sin थीटा वाला हो जाएगा। ये हमें पता है, ax ay भी आपको पता ही है। तो उसके बाद फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले बच्चों रेंज निकालने के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना पड़ता है। टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लोगे तो काम बन जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 2uy/ay, है ना। ये जनरल फॉर्मूला हमने देखा है। तो uy जो है वो तो u के बराबर ही है, तो 2u/ay, ay की वैल्यू कितनी है बच्चों, g cos थीटा, है ना, नीचे की तरफ। तो टाइम ऑफ फ्लाइट में तो पॉजिटिव लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया तो रेंज निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, रेंज आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस हाफ, क्योंकि नीचे की तरफ पॉजिटिव माना तो प्लस लेंगे, ax इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर। तो ux तो बच्चों 0 है, तो प्लस हाफ ax टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर बचा। अब ax की वैल्यू कितनी है बच्चों, ax की वैल्यू है g sin थीटा। g sin थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट आपने निकाला है 2u/g cos थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो हाफ g sin थीटा मल्टीप्लाइड बाई 4u स्क्वायर डिवाइड बाई g स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, है ना। ऐसे हम लिख सकते हैं भाई। तो यहाँ पे ये 2 और ये 2 कैंसल, तो ये g और ये g का एक पावर वो भी कैंसल हो जाएगा बच्चों। तो आपका कितना आ जाएगा देखो, तो रेंज जो आया, एक्सप्रेशन जो आएगा रेंज का वो होगा 2u स्क्वायर बाई g, नीचे एक g बचा है बच्चों और यहाँ पे बचा है कितना, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो साइन थीटा और एक कॉस थीटा, यहाँ पे स्क्वायर है तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो जाएगा टेन थीटा और नीचे एक कॉस थीटा बचेगा, तो 1/cos थीटा हो जाएगा सेक थीटा। तो 2u स्क्वायर टेन थीटा 2u स्क्वायर बाई g टेन थीटा सेक थीटा। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रेंज विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो आई होप प्रोजेक्टाइल मोशन पे, इंक्लाइन प्लेन प्रोजेक्टाइल मोशन पे मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए। आप इनको सॉल्व करिए और देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई होप अब आपको कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो गया होगा और इंक्लाइन प्लेन से सवाल आएंगे तो आपसे बन जाएंगे।